क्वेश्चन नंबर 12 आओ इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। यहां पे देखो वो क्या कहते हैं, वेल लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, यहाँ पे सितंबर 20XX फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड क्लेम अंडर रूल 89(4) ऑफ CGST, ठीक है। कंप्यूट द एलिजिबल क्लेम अंडर द सेड रूल अज्यूमिंग दैट अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। आपका वो एलिजिबल क्लेम अंडर द सेड रूल, ठीक है, आपको रिफंड क्लेम कंप्यूट करना है और 89(4) में कंप्यूट करना है। इसलिए आपको रूल नंबर याद रखने पड़ेंगे, रूल नंबर याद रखने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो यहां जहां मैं कहूंगा ना वहां याद करके जाना। तो ये रूटीन रूल 89(4) हमारी इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC 5 lakhs, ITC availed during the period which includes the claim for refund made for 5 lakhs, eligible under 89(4)(a)(4)(b) 25 lakhs. Next, zero rated supply of goods made during the period without payment of tax under a bond or LUT which include the supply of 1 crore for which refund is claimed under 89(4)(a)(4)(b). Supply of goods other than zero rated supply. Okay. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स का सप्लाई दिया है। अगर आप गुड्स का सप्लाई दिया है मतलब हमें सर्विस में जाना नहीं है, यानी हमें टर्नओवर ऑफ ZRSS भी नहीं निकालना है और सर्विस का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में May 19 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको नेट ITC निकालना है। नेट ITC निकालने के लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला में उन्होंने देखो जो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में आंसर है मैंने वैसा लिया है। इंस्टीट्यूट आपसे फॉर्मूला लिखो एक्सपेक्ट करती है, फिर हर टर्म आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो हाँ उन्होंने हर टर्म डिफाइन की है। व्हाट डू मीन बाय नेट ITC, व्हाट डू मीन बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, व्हाट डू मीन बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। और 89(4) में FOB और वैल्यू डिक्लेयर विचएवर इज लोअर आपको लेना है। ये इंस्टीट्यूट आपको राइटिंग में आपसे एक्सपेक्ट करती है। सो भाई ये सारे पॉइंट्स लिख के देखना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन प्लीज लिख के देख लेना इस पॉइंट्स के साथ। ये एक्सपेक्ट डायरेक्ट आपके अमाउंट एक्सपेक्ट नहीं करती, मार्क्स नहीं आएगा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन रिफंड अमाउंट के साथ लिखना पड़ेगा। चलिए इसमें नेट ITC हमारा क्या लेंगे, ओपनिंग बैलेंस हम ITC में कंसिडर नहीं करेंगे। उस टैक्स पीरियड में हमने कितना ITC अवेल किया विदाउट ओपनिंग बैलेंस लेंगे, ठीक है। अब हमने 25 lakhs हमने ITC लिया है। अब इसमें इन्होंने प्रॉब्लम में नहीं लिखा है कि इसमें कैपिटल गुड्स का है या नहीं है, या ये ओनली इनपुट और इनपुट सर्विस का है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम ये एजम्पशन जरूर लिखेंगे कि वो एज्यूम दैट ITC अवेल ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड दैट इज September 20XX इज ओनली फॉर I&IS, यानी इनपुट और इनपुट सर्विस का होगा। तो 25 lakhs टोटल ITC अवेल किया, जिसमें से वो कहते हैं लेस 89(4)(a)(4)(b) में आपने अगर कोई रिफंड क्लेम किया है मैंने 5 lakhs का रिफंड क्लेम किया 89(4)(a)(4)(b) में, तो वो डिडक्ट कर दो। मतलब मेरा नेट ITC अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरा नेट ITC 20 lakhs आएगा। नेट ITC 20 lakhs आएगा यहाँ पे। दूसरा वो क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, नेट ITC 20 lakhs आएगा। सेकंड, यहां हमें नेट ITC के बाद क्या निकालना है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में हमें क्या करना है, हमें लेना है यहाँ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, इनवॉइस वैल्यू या FOB वैल्यू या 1.5 टाइम्स। तो अगर आप प्रॉब्लम केयरफुली देखोगे तो उन्होंने सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, हमें यहाँ पे FOB वैल्यू नहीं दी है, हमें डोमेस्टिक मार्केट की वैल्यू नहीं दी है। अब नहीं दी है तो फिर जो दिया है वो ले लो। 6 करोड़ ले लो, बाकी तो दिया ही नहीं उन्होंने। और 6 करोड़ में से 89(4)(a)(4)(b) जो है उसका रिफंड क्लेम करने वाला टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ दिया है। आपका एक सवाल आ सकता है कि सर 89(4)(a)(4)(b) क्या है, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, पर उसमें से 1 CR आप डिडक्ट कर दो। अगर आप 1 CR डिडक्ट कर देते हो तो आपका वैल्यू आ जाएगा, मतलब 6 करोड़ माइनस 1 करोड़, तो आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का वैल्यू आ जाएगा 5 करोड़। नाउ
फिर हमें निकालना पड़ता है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गिवन प्रॉब्लम इतना इजी है कि इसमें सर्विस का कुछ भी नहीं दिया है, थैंक यू, सर्विस का कुछ भी नहीं दिया है। फिर हमें निकालना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ओनली गुड्स का। तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ओनली गुड्स का हमें क्या लेना है, हमें टर्नओवर इन स्टेट लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर इन स्टेट? ऑल टैक्सेबल सप्लाई। ओके, अगर आपने कोई टैक्सेबल सप्लाई किया होगा, डोमेस्टिक सप्लाई किया होगा, ओके, तो अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई किया आपने 3 लाख, ओके, तो ये 3 करोड़, 3 करोड़ प्लस, ओके, आपकी कोई एग्जाम सप्लाई है क्या? नहीं है, प्लस कोई एक्सपोर्ट सप्लाई है क्या? एज पर डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर इन स्टेट एक्सपोर्ट सप्लाई। अब ये एक्सपोर्ट सप्लाई अंडर बॉन्ड वाला आप लोगे, एक्सपोर्ट सप्लाई अंडर बॉन्ड वाला जब लोगे तो जितना आपने ऊपर न्यूमरेटर में लिया उतना ही आपको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। तो आपने 6, ओके, आपने 5 करोड़ लिया ऊपर -89,484 भी, ओके। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो आप, ओके, यहाँ पे मतलब 6 करोड़ -1 CR, -1 CR मतलब 89,484 भी का आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 89,484 भी का आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तो 6 लो, 6 -1 89,484 भी का डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आपका 6 करोड़ प्लस 3 करोड़, या आपका 8 करोड़ से यहाँ आ जाता है। तो ये आप फॉर्मूले में डाल दो, मैक्सिमम रिफंड मिल जाएगा। ओके, इट अज्यूम दैट वैल्यू डिक्लेयर्ड इन शिपिंग बिल एंड टैक्स इनवॉइस आर सेम। दूसरा, सिंस वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई इज एब्सेंट इन क्वेश्चन, इट इज अज्यूम दैट एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड इज लोअर देन लाइक ऑफ गुड्स डोमेस्टिक। ये 2 एजम्पशंस जरूर लिखिएगा और ये क्वेश्चन लिखकर देखिएगा। इजी लगा? इजी लगा होगा, एग्जाम का क्वेश्चन, तो इजेड टाइप करना। ओके, इजेड टाइप करना। डन 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 डन, यस और नो? चलो आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। चलो ठीक है, आगे उसमें, ठीक है। चलो, आपको मेरे साथ इन्वॉल्व रहना है ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? सीनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स क्यों? वो टैक्सेबल गुड्स बनाते क्यों? एग्जाम गुड्स बनाते एस, दोनों गुड्स बना रहे, टैक्सेबल एंड एग्जाम। प्रोडक्ट एस इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। जो उनका प्रोडक्ट एस है एग्जाम, वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एलयूटी में सेल करते हैं, बॉन्ड या एलयूटी में सेल करते हैं। कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द कंपनी प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन in relation to various supplies made by it during a tax period. प्रोडक्ट एस उनका जो एग्जम्प्ट है, प्रोडक्ट एक्स जो एग्जम्प्ट है, हैज बीन एक्सपोर्टेड यूके पाउंड 12,000, जो एक्सपोर्ट किया यूके पाउंड 12,000 में एक्सपोर्ट किया। प्रोडक्ट क्यू जो टैक्सेबल है, हैज बीन सप्लाइड टू बेट्टी एंटरप्राइजेस विद इन इंडिया, वैल्यू 20 लाख है। ओके, तो वो एग्जाम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडर बॉन्ड और टैक्सेबल प्रोडक्ट इंडिया में सेल कर रहे हैं। नोट, अमाउंट अब अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेर एवर अप्लीकेबल, ठीक है? द कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सेड टैक्स पीरियड, ठीक है? जीएसटी पे किया इनपुट्स पे 5 लाख, कैपिटल गुड्स पे 2,40,000 और इनपुट सर्विस पे 2 लाख जीएसटी पे किया गया, ठीक है? ऑल अबव इनपुट्स, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डन। ओके, फॉलोइंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो, ओके, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दी गई है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस एक्सपोर्टेड टू यूके, जो प्रोडक्ट एस की वैल्यू है जो यूके को एक्सपोर्ट किया है इंडियन रुपीस इज 12 लाख। जो ऊपर पाउंड में दिया उसको उन्होंने रुपीस में भी दे दिया। जो एक्सपोर्ट हुआ है तो रुपीस हमारे लिए रिलेवेंट है पाउंड से ज्यादा,
तो ₹12 लाख। वैल्यू ऑफ शिपिंग बिल जो एक्सपोर्ट हुआ है उसका शिपिंग बिल वैल्यू भी दी है, इनवॉइस वैल्यू दी है 12 लाख, शिपिंग बिल वैल्यू दी है 12,75,000। However, value of such product when supplied domestically by a company in similar quantity, अगर सेम क्वांटिटी में हम डोमेस्टिकली सप्लाई करें तो वैल्यू है 10 लाख। वेरी गुड, वैल्यू यहाँ पे 10 लाख है। सेकेंड, पेटी एंटरप्राइजेस जिसको हमने टैक्सेबल गुड्स बेचा वो 100% यूयू है। ओहो, ऐसे बंदे को सप्लाई किया जो 100% यूयू है। It has claimed the ITC on goods supplied to it by Sinotex Private Limited. उसने ITC क्लेम किया है to it by Sinotex Private Limited, यानी यूयू ने रिफंड नहीं क्लेम किया, यूयू ने उसका ITC क्लेम किया हुआ है। देखते हैं आपको क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ Sinotex Private Limited at the end of tax period for which refund claim is being filed after GSTR 3B। जब GSTR 3B फाइल किया उस दिन का बैलेंस 5,80,000 था। उस दिन का बैलेंस 5,80,000 था। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द Sinotex एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, जिस दिन रिफंड एप्लीकेशन बैलेंस 3 लाख था। बहुत अच्छा प्रॉब्लम, एग्जाम में नहीं आया पर आरटीपी का प्रॉब्लम है, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिफंडेबल टू Sinotex प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ टैक्स पीरियड। आपको रिफंड निकालना है भाई, इसका कितना रिफंड बनता है। पहली बात तो इसका रिफंड किस में निकालोगे। ओके, क्या आपको दिख रहा है? मुझे तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि रिफंड निकाल के बताओ। भाई रिफंड किसका निकालूं? ओके, तो रिफंड निकालने के लिए 89(4)A अप्लाई करूं, 89(5) अप्लाई करूं, डीम एक्सपोर्ट अप्लाई करूं, कुछ तो बोलो क्या निकालूं। तो 89(5) तो नहीं लगेगा। हाँ, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, पर भाई साहब ओके मुझे बताना, आंसर आपने देना। वो एग्जाम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है। ओहो, एग्जाम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है। फिर एग्जाम गुड्स जब एक्सपोर्ट होते हैं तो रिफंड मिलते हैं क्या? सिर्फ यस और नो बोलना। एग्जाम गुड्स जब एक्सपोर्ट होते हैं तो रिफंड मिलते हैं क्या? आईटीसी के रिफंड मिलते हैं क्या? अनयूटिलाइज आईटीसी के, बोलो यस और नो। एग्जाम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो आंसर इज यस। मैंने 1000 बार आपको पढ़ाया कि जब एग्जाम गुड्स एक्सपोर्ट होता है तो फिर वो एग्जाम नहीं रहता है, वो जीरो रेट का कलर ले लेता है। तो जीरो रेट का कलर ले लेता है तो आपको आईटीसी भी मिलते हैं, और आईटीसी यूज नहीं हो पाया तो आप उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में यस बेटा आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन में रिफंड जरूर मिलेगा। ओके, यहाँ पे तो ये सिचुएशन में आपको जो है, अब वो एग्जाम नहीं बचा, वो ZRS हो गया, तो रिफंड मिलेगा। तो रिफंड निकाल के बताना है आपको। ओके, चलिए रिफंड के लिए क्या फॉर्मूला है, चलो एक बार फॉर्मूला लिखो फॉर्मूला। ओके, बिना आंसर देके लिखो। अगर हमें ZRS का रिफंड निकालना है तो हमें यहाँ पे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब जो अंडर बॉन्ड है, प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहाँ सर्विसेज है नहीं, सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। ओके, टोटल इनटू नेट आईटीसी। तो चलिए सबसे पहले हम नेट आईटीसी की बात करेंगे। तो नेट आईटीसी में जहां तक देखा जाए तो 5 लाख इनपुट का है क्योंकि हम ZRS का निकाल रहे हैं, और 2 लाख यहाँ पे इनपुट सर्विस का है, यानी आपका नेट आईटीसी। चलो बाजू में लिखो रफ में। अगर आप रफ में लिखते हो तो आपका नेट आईटीसी जो बेटा यहाँ पे आएगा, ओके, वो नेट आईटीसी कितना आएगा? 7 लाख आएगा। यस और नो बोलिए फटाफट। ओके, यहाँ पे नेट आईटीसी आपका 7 लाख आएगा। यस और नो? ठीक है, तो नेट आईटीसी 7 लाख लिख लिया सभी ने। उसके बाद में क्या निकालना है हमें? उसके बाद में हमें निकालना है, हमें सिर्फ रिफंड निकाल के देना है। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर
हमें वैल्यू लेना है। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू क्या लेनी है? तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू लेनी है। चलो, क्या हमने क्या पढ़ा था? उसकी इनवॉइस वैल्यू इन रुपीज, तो उसकी इनवॉइस वैल्यू इन रुपीज 12 लाख दी है। नीचे देखो, एस की इनवॉइस वैल्यू इन रुपीज 12 लाख दी है। उसके बाद में दूसरा, ओके, इनवॉइस वैल्यू इन रुपीज दिया। दूसरा शिपिंग बिल वैल्यू 1275 दी है, और डोमेस्टिक वैल्यू का 1.5 टाइम्स। ओके, डोमेस्टिक वैल्यू का 1.5 टाइम्स मतलब 15 लाख हुआ। तो ये तीनों में से विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर क्या आ रहा है तीनों में से? बोलो, विच एवर इज लोअर क्या आ रहा है तीनों में से? 12 लाख आ रहा है। ओके, तो 12 लाख लो, विच एवर इज लोअर, तो ये हो गया आपका फिक्स 12 लाख। ओके, लेस 89,4A के सप्लाई। ओके, हाँ, एक सप्लाई 89,4A का, ओके सॉरी, कोई 89,4A को सप्लाई किया क्या? तो मैं आपको कह दूं कि बेट्टी एंटरप्राइजेस ईओयू को सप्लाई किया। 89,4A मतलब ईओयू को, आपने ईओयू को सप्लाई किया है, पर ओके मैं लेस नहीं करूंगा। क्यों लेस नहीं करूंगा मैं ये? क्योंकि ईओयू ने रिफंड क्लेम नहीं किया है, उसका आईटी से लिया हुआ है। रिफंड क्लेम हो जाता तो मैं डिडक्ट करता, पर यहां कोई रिफंड ही क्लेम नहीं हुआ है। रिफंड क्लेम नहीं हुआ तो मुझे कोई भी लेस करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट समझा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा होगा तो ईओयू टाइप करो। उसने आईटीसी क्लेम किया है, आईटीसी क्लेम किया है, तो मैं 89,4A के कोई भी डिडक्शन नहीं करूंगा, और मेरे डिडक्शन भी नहीं करूंगा, और वो एक्सपोर्ट में इंक्लूडेड भी नहीं है। 89,4A अगर एक्सपोर्ट में इंक्लूडेड होता तो डिडक्ट करता, पर वो एक्सपोर्ट में इंक्लूडेड भी नहीं है। ओके, ये वाला पॉइंट समझा क्या भाई साहब? ये इंस्टीट्यूट मानती है वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, पर आपको इजी जा रहा होगा तो ओके। दूसरा आपका सवाल होगा कि सर ये बताइए 1.5 टाइम्स का लॉजिक क्या है? 1.5 टाइम्स क्यों गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाला है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसलिए रिस्ट्रिक्शन डाला है कि लोग कभी कभी एक्सपोर्ट वैल्यू इन्फ्लेट कर देते हैं रिफंड मिलाने के लिए, क्योंकि वो अपने कोई रिलेटेड को देंगे, अपने एसोसिएटेड को भेजेंगे, और एक्सपोर्ट वैल्यू इन्फ्लेट कर देते हैं। तो ये एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा इन्फ्लेट ना हो, जस्ट टू क्लेम द रिफंड। जैसे अदानी ने ओके शेयर ट्रेडिंग कैसे की थी, यहां से पैसा दिया, भेजा, फिर इन्फ्लेट कर दिया, वैसे लोग रिफंड के लिए एक्सपोर्ट वैल्यू इन्फ्लेट कर देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कैपिंग दी है, और गवर्नमेंट ने कैपिंग दी है कि ठीक है आप एक्सपोर्ट वैल्यू दिखा रहे हो, पर डोमेस्टिक वैल्यू से 1.5 टाइम से ज्यादा मत दिखाओ, इन्फ्लेट मत। 1.5 टाइम अच्छा खासा लिमिट दिया हमने, और उसमें भी कहा विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर मतलब गवर्नमेंट जो है ओके आपकी इनवॉइस वैल्यू या आपकी शिपिंग बिल वैल्यू या 1.5 टाइम्स, इसमें भी लोअर लेगी, यानी आपका उसमें ज्यादा इन्फ्लेट नहीं करोगे। तो चलिए, तो 12 लाख ये आ गया। अब हमें रिफंड निकालने के लिए तीसरा क्या चाहिए? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, अच्छा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब क्या? गुड्स का लेंगे, क्योंकि इसमें सर्विस है नहीं। गुड्स का मतलब टर्नओवर इन स्टेट लेंगे। टर्नओवर इन स्टेट मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाई। ऑल टैक्सेबल सप्लाई मतलब मेरा बेट्टी एंटरप्राइजेस को कितना सप्लाई था? ओके 20 लाख। कोई एग्जम्प्ट सप्लाई है क्या? यहाँ एग्जम्प्ट है ही नहीं, क्योंकि एग्जम्प्ट वाले ने जीरो रेट का कलर ले लिया है। तो एग्जम्प्ट वाले ने जीरो रेट का कलर ले लिया, तो कोई एग्जम्प्ट है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ओके कोई एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं है। ओके, तो यहाँ एक्सपोर्ट है, पर एक्सपोर्ट सप्लाई लेते वक्त जितना आपने न्यूमरेटर में लिया उतना ही डिनोमिनेटर में लेना। ओके, तो न्यूमरेटर में आपने एक्सपोर्ट का कितना लिया, कितना विच इज लोअर कितना है आपका? 12 लाख। तो आपको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में 20 + 12 ही ऐड करना पड़ेगा। 20 + 12 ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर लिया उतना ही नीचे लोगे आप। ओके, तो 20 + 12 ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया आपका? ओके, तो वो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर यहाँ पे 32 लाख आएगा। 32 लाख, बाकी तो कोई सप्लाई है ही नहीं। चलो, तो आपका रिफंड कितना आया? लो कैलकुलेट करो, बिना देखे कैलकुलेट करो। आपका रिफंड कितना आया? तो आपका रिफंड आता है 2,62,500। अब चलो, आपका फॉर्मूला से रिफंड आया 2,62,500। ये फॉर्मूला से रिफंड आएगा। ओके, आएगा। अब लॉ क्या कहता है? एक सर्कुलर कहता है कि जो फॉर्मूला से रिफंड आया और जिस दिन हमने जीएसटीआर 3B फाइल किया उस दिन का आईटीसी बैलेंस, और जिस दिन हमने एप्लीकेशन दिया उस दिन का आईटीसी बैलेंस, तो ये रिफंड ओके और ये बैलेंस, इन तीनों में से विच एवर इज लोअर, तो लोअर 262,500 ही है, तो आपको 262,500 ही मिलेगा।
ये इंस्टीट्यूट समझती है, ये बेटा मिडास टच, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए। ओके, मैं क्वेश्चन फॉर्म में मिडास टच दिया आपको मैंने अभी यहाँ पे। ओके, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हुए और इंस्टीट्यूट ये मानती है कि ये टफेस्ट क्वेश्चन है पर आपको इजी लगाना बेटा, तो मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, नोट्स में भी सिंप्लीफाइड करने में मेहनत की है और आपको समझाने भी मेहनत की है। आपने किसी के साथ भी कंपेयर कर लेना, आपको ये सबसे ईजी जाएगा, देख लेना, किसी के साथ भी कंपेयर करो आपको सबसे ईजी जाएगा। ओके, तो आप ओके 262 का ही क्लेम मिलेगा। लेकिन ओके भाई साहब, अब रहा सेकंड पॉइंट, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लेकिन सेकंड पॉइंट है ओके प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए आपको लिख के देखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये होमवर्क है, ये राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ये लिख के देखना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ये समझा क्या? राइटिंग प्रैक्टिस में ये आपको लिख के देखना पड़ेगा। ओके डन। तो यहां पे जहां तक देखा जाए 100% ईओयू यहाँ पे इफ इन क्वेश्चन एक ऑथर नोट दिया, वैल्यू ऑफ सच प्रोडक्ट व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली बाय द कंपनी सिमिलर क्वांटिटी इज 5 लाख, मतलब वो तो मैंने एक्स्ट्रा दिया है कि अगर आपके क्वेश्चन में डोमेस्टिक वैल्यू 5 लाख होती इंस्टेड ऑफ 10 लाख, तो फिर आपका विचेवर इज लोअर 750 हो जाता। ओके, विचेवर इज लोअर 750 हो जाता, मतलब उन्होंने खुद ही दिया है, खुद ही दिया है कि अगर आपका, ये ऑथर नोट है कि आप 10 लाख नहीं 5 लाख होते, 5 लाख होते तो 750 हो जाता, और फिर 750 में आपका जीरो रेटेड सप्लाई जो है, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड और एलयूटी, तो विच एवर इज लोअर यानी वो 750 होता, और आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर भी बदल जाता, क्योंकि ऊपर जितना आपने न्यूमरेटर में लिया उतना ही डिनोमिनेटर में होगा, तो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 2750 होता और अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर निकालते रिफंड का। ठीक है, ये तो मैंने एडिशनल दिया है, ये आपको एग्जाम में नहीं देना है, ये आरटीपी में एडिशनल था, यानी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको डोमेस्टिक वैल्यू चेंज करके वो दे सकते हैं। ये समझा क्या बेटा आपको? ये समझा क्या? ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, आपके जो भी डाउट्स को ये आ सकता है इससे रिलेटेड बाद में देखेंगे, पहले पहले जो जैसा दिया है सजेस्टेड आंसर में वैसा समझेंगे, फिर आपके जो डाउट्स है वो अलग वे से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय डिलाइट एक्सपोर्टर कर्नाटका which is duly registered under GST law. Duly registered under GST law. The entity has also filed a bond or LUT in order to export goods. Bond or LUT है, in order to export goods without payment of any taxes. You are required to calculate refund amount in respect of ITC on inputs or input services relating to export goods. जो बॉन्ड में एक्सपोर्ट हुआ उसके रिलेटेड आईटीसी आपको निकालना है 89(4) में। चलिए, टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऐसा टर्नओवर जिसमें सर्विसेज नहीं है, मतलब गुड्स का टर्नओवर है, और आपको गुड्स का टर्नओवर दिया गया, आपको गुड्स का टर्नओवर दिया गया, बट इंक्लूड्स एग्जम सप्लाईज ऑफ 8 lakhs एंड इनवर्ड सप्लाईज ऑफ 2 lakhs, जिसमें एग्जम सप्लाईज 8 lakhs है और इनवर्ट सप्लाईज 2 lakhs है। ऐसा 76 lakhs का आपको टर्नओवर दिया गया। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड दिया गया, और जो अंडर बॉन्ड है वो गुड्स का वो 12 lakhs दिया गया। ठीक है, एक्सपोर्ट सर्विसेज अंडर बॉन्ड 48 lakhs दी गई, सर्विसेज भी दी गई 48 lakhs की। नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज 10 lakhs की दी गई। पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई which includes 12 lakhs against which services are yet to be supplied, एडवांस मिला।
ओके, तो टोटल पेमेंट हमें जो जीरो रेटेड सप्लाई का मिला 48 लाख, जिसमें 12 लाख का एडवांस है। एडवांस रिसीव्ड इन द पास अगेंस्ट विच जीरो रेटेड सप्लाईज हैज बीन मेड इन अ करंट टैक्स पीरियड, और वो है 14 लाख है। उसके बाद में टर्नओवर ऑन विच सप्लायर हैज क्लेम द रिफंड अंडर 89(4)(a) एंड 89(4)(b) गुड्स एंड सर्विसेज 6 लाख हैं। उसके बाद में ITC on input and input services during the tax period including those under rule 89(4)(a)(4)(b) यानी टोटल ITC आपने 12 लाख लिया, जिसमें 89(4)(a)(4)(b) भी इंक्लूडेड है। ITC रिलेटिंग टू 89(4)(a)(4)(b), ओके, ये 2,40,000 है। ओके, ये 2,40,000 है। ओके, इसके बेस पर आपको 89(4)(a)(4)(b) का रिफंड कैलकुलेट करना है। 89(4)(a)(4)(b) का रिफंड कैलकुलेट करना है। अब ये प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रॉब्लम में यहां तक है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो टर्नओवर दिया है, ये जो टर्नओवर है यहाँ पे, वेदर दिस टर्नओवर इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई, जो टोटल आपको 76 लाख का टर्नओवर दिया है, क्या इसमें जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड है या जीरो रेटेड सप्लाई एक्सक्लूड है? ओके, तो इसमें क्लियर नहीं दिया है कि ये नीचे दिए गए टर्नओवर जो है सर्विसेज गुड्स के जो टर्नओवर है, ओके, गुड्स के टर्नओवर में इंक्लूडेड है एक्सक्लूड है, ये नहीं दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको ये भी मैं डिस्कस करता हूँ और आपको ये सॉल्व करके देखना है मेरे साथ। चलो चलो नोटबुक लो। ओके, आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, नोटबुक लो, नोटबुक लो। पहले लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो, प्रैक्टिस करो, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करो। पहले लिखो फॉर्मूला, लिया, लिखा आपने फॉर्मूला नोटबुक लेने के बाद? लिखा क्या? ठीक है, अब देखो आपको यहां पे इसमें फॉर्मूला लिख लिया सभी ने। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब इसमें टाइटल देना है कैलकुलेशन ऑफ रिफंड, टेबल बनाना है आपको मेरे साथ, और उसमें आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC, अनयूटिलाइज ITC अंडर रूल 89(4), अंडर रूल 89(4), डन। ठीक है, अब मैं आपको दो मेथड से दो ऑप्शन से लूंगा, यहां आप मेरे साथ सॉल्व करोगे। पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1 में सॉल्व करोगे और ऑप्शन 2 में सॉल्व यहां करोगे, और ऑप्शन 1 ओके, ऑप्शन 1 लिखो। यहां पे टर्नओवर अंडर 1, टर्नओवर अंडर 1 एक मिनट, टर्नओवर अंडर 1 मतलब ये वाला जो है, टर्नओवर अंडर 1 इंक्लूड्स ऑल सप्लाई, turnover under 1 includes all supplies and export turnover includes export turnover, and export turnover includes 89(4)(a) and 4(b), 89(4)(a)
एंड 89,4B। ठीक है, मतलब आपके टर्नओवर में सारा टर्नओवर इंक्लूड्स है और एक्सपोर्ट टर्नओवर में 89,4A,4B का भी इंक्लूड्स है। ऑप्शन 2, टर्नओवर अंडर वन, टर्नओवर अंडर वन excludes other supplies and export turnover excludes 89,4A and 4B। 89,4A,4B। सर ये जो आप लिख रहे हो इसका मतलब क्या, बताता हूं। चलो, आपने इतना लिख लिया, अब स्टेप बाय स्टेप यहां पे निकालते हैं पहला, और सबसे पहले निकालते हैं नेट आईटीसी। ओके, सबसे पहले निकालते हैं नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी यहां पे कैसे निकलेगा? नेट आईटीसी, टोटल आईटीसी आपने 12 लाख का लिया। सुनना, टोटल आईटीसी आपने 12 लाख का लिया, जिसमें उन्होंने खुद ही कह दिया कि आईटीसी में 89,4A,4B का भी आईटीसी इंक्लूड है, जिसका रिफंड क्लेम किया है, ओके। आईटीसी रिलेटिंग टू 89,4A,4B जिसका रिफंड क्लेम किया है, रिफंड क्लेम यहां पे। तो आपका नेट आईटीसी दोनों ऑप्शन में सेम ही आएगा, मतलब 12 लाख माइनस 2,40,000। चलो करो मेरे साथ। तो आपका नेट आईटीसी ये आया 9,60,000 और ये भी 9,60,000। ओके, 9,60,000, 9,60,000 डन। ये समझा कि आपको पहले हमारे फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे। ओके, और नेट आईटीसी 9,60,000 दोनों ऑप्शन में आएंगे। अब हमें निकालना है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो क्या बोला उन्होंने बोला यहां पे कि जो इनवॉइस वैल्यू दिया गया है या फिर आपको एफओबी वैल्यू दिया गया है या 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिकली सप्लाई वैल्यू दिया गया है। हमें अगर प्रॉब्लम देखते हैं तो एफओबी नहीं दी है, प्रॉब्लम देखते हैं तो 1.5 टाइम्स भी नहीं दिया है। तो हम अज्यूम करेंगे कि जो वैल्यू दिया है अंडर बॉन्ड इट इज लोअर देन एफओबी। ये अजम्पशन लेना पड़ेगा कि लोअर देन एफओबी वैल्यू एंड 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिकली सप्लाइड वैल्यू, ये हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा। डन। तो अब लॉ क्या कहता है? अब हम ये अज्यूम करें कि ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है अंडर बॉन्ड और एलयूटी जो कितना दिया है 12 लाख, इसमें अगर हम अज्यूम करें कि इसमें 89,4A,4B वाला भी इंक्लूडेड है, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि 89,4A,4B वाला जो गुड्स है और ये गुड्स में ये जो 6 लाख है ये इसमें इंक्लूडेड है 12 लाख में, तो फिर डिडक्ट करना पड़ेगा। और अगर ये हम अज्यूम करें कि यहाँ पे ओके ये एक्सक्लूड है, तो फिर आपको वो डिडक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अलग से दिया है। इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ आंसर क्या आएगा? अगर हम उसको इंक्लूड माने तो, अगर इंक्लूड माने तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 लाख। 6 लाख कैसे आया बेटा? तो 12 लाख माइनस ओके 12 लाख माइनस 6 लाख। ये माइनस 6 लाख क्या किया? तो आपका जो ओके वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट रहेगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स रहेगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सॉरी यहां पे वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स माइनस रूल 89,4A एंड 4B, 89,4A 4B। अगर हम उसको इंक्लूड समझे, और इस प्रॉब्लम में अगर हम उसको इंक्लूड नहीं समझते, उसको एक्सक्लूड समझते हैं तो फिर ठीक है, फिर तो हमें 89,4A 4B लेना ही नहीं है, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 लाख। अगर हम उसको एक्सक्लूड समझे,
ये वाला पॉइंट समझा क्या प्लीज बताओ, ये वाला पॉइंट समझा क्या प्लीज बताओ। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो, फटाफट 2 टाइप करो। तीसरा, तीसरा हमें क्या लेना है, तीसरा हमें ओके यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज लेना है, ZRSS लेना है। ZRSS क्या बोला जाता है, ZRSS वो कहते हैं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, आपने जो सर्विस अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट की यानी 48 लाख, सॉरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड। अब यहां डेटा क्या दिया है देखो, वो क्या, अब यहां आपकी मिस्टेक क्या हो सकती है वो भी देखो। वो कहते हैं आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुई, सर्विसेज अंडर बॉन्ड 48 लाख। आपको ZRSS लेते वक्त, सुनना ध्यान से, आपको ZRS लेते वक्त आपने इस मंथ में एक्चुअल कितना इनवॉइस बेसिस पे एक्सपोर्ट किया वो नहीं लेना है, आपको पेमेंट कितना मिला वो लेना है। सुनिए ध्यान से, आपको पेमेंट कितना मिला वो लेना है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट यहां गलती कर देंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड 48 लाख ले लिया, नहीं, आपको पेमेंट रिसीव टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई वो लेना है, विच इंक्लूड्स 12 lakhs अगेन विच सर्विस आर येट टू बी सप्लाइड। तो आपको ये जो है ये वाला, अब चलो ठीक है ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट मैच हो गया 48, पर कभी ऐसा हो सकता है कि ये 60 दिया हो और ये 48 दिया हो, तो आपको 60 नहीं लेना है, आपको 48 लेना है। ये वाला समझा होगा तो यहाँ पे ओके सर्विस का S टाइप करो, ओके ये वाला समझा। तो आपको इस पे फोकस करना है, पेमेंट रिसीव्ड। तो आपको पेमेंट रिसीव्ड 48 लाख ओके, माइनस आपको जो एडवांस मिला सर्विस हैज टू बी प्रोवाइडेड 12 लाख, प्लस जो पुराना एडवांस मिला पर सर्विस अभी प्रोवाइड की 14 लाख, ओके 14 लाख है ना, 48 लाख माइनस 12 लाख प्लस 14 लाख, ये आपको लेना है। ये समझा है नहीं समझा, वेरी गुड, ये समझ में आ गया आपके। तो आपको ये यहाँ पे इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में हाँ, अब सेकंड आपने 89,4A,4B में यहां पे अगर आप देखते हो, अब ZRSS का फॉर्मूला निकालो, जाओ ZRSS का फॉर्मूला निकालो, बुक ओपन द बुक। जब आप ZRSS का फॉर्मूला लेते हो तो ZRSS में उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि 89,4A,4B की सर्विस एक्सक्लूड करो, हाँ ओके, क्योंकि 89,4A,4B में सर्विसेज का रिफंड नहीं मिलता है, ओके मैं आगे बता दूंगा। पर देखो अगर आप टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स देखते हो तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लियर बोला है एक्सक्लूड्स 89,4A,4B, पर आप ZRSS का देखते हो फॉर्मूला तो ZRSS में कहीं नहीं बोला है कि 89,4A,4B का एक्सक्लूड करो। इसलिए जो सर्विस 89,4A,4B का दिया है वो हमें एक्सक्लूड नहीं करना है, वो डिडक्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो दिया ही नहीं है हमको कहीं कि डिडक्ट करो। क्यों नहीं दिया है इसका लॉजिक में 89,4A,4B में पढ़ा होगा, पर ये वाला पॉइंट समझा होगा। ओके तो यहाँ पे 4 टाइप करो, ओके तो 89,4A,4B हमें ओके ZRSS से एक्सक्लूड नहीं करना है, तो हमें ओके यहाँ पे क्या लेना है, तो भाई साहब हमें लेना है 48 लाख, हमें लेना है 48 लाख प्लस ओके 48 लाख माइनस 12 लाख, माइनस 12 लाख प्लस 14 लाख, ओके 48 लाख माइनस 12 लाख प्लस 14 लाख, ओके तो आपका वो जो आएगा वो 50 लाख आएगा, और दोनों केस में 50 लाख आएगा, ये भी और ये भी, क्योंकि सर्विस में हमें वो इंक्लूड है एक्सक्लूड है वो देखना ही नहीं है 89,4A,4B, इसलिए दोनों केस में आपका 50 लाख आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद में 4th नंबर पे आप लिख रहे होगे तो आपको निकालना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। हाँ ये जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको अगर मैं मेरा टर्नओवर इंक्लूड्स मानूं जिसमें जीरो रेट भी इंक्लूडेड है, ओके जीरो रेट इंक्लूडेड है, 89,4A,4B इंक्लूडेड है, अगर वो इंक्लूडेड मानूं तो क्या और वो एक्सक्लूडेड मानूं तो क्या, यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना। अगर मैं वो इंक्लूडेड मानूं
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जो पहले टर्न ओवर इन स्टेट लेना, पहले गुड्स का खत्म करना फिर सर्विस का लेंगे। हाँ, पहले गुड्स का खत्म करना। मुझे क्या करना है, तो मुझे यहां पे पहले गुड्स का लेना है, तो पहले टर्न ओवर इन स्टेट, पहले एग्जाम वगैरह सब इंक्लूड कर लूंगा, बाद में एग्जाम रिड्यूस करूंगा। पहले टर्न ओवर इन स्टेट में ऑल टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई, मतलब 8 लाख भी लूंगा, लेकिन इनवर्ट सप्लाई का नहीं लूंगा, क्योंकि टर्न ओवर इन स्टेट में इनवर्ट सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज नहीं आता है। मतलब 76 माइनस 2 लाख करूंगा, यानी मैं क्या करूंगा, 76 लाख, 76 सॉरी, यहां पे पहले समझ लो फिर लिखना, 76 लाख माइनस 2 लाख, क्योंकि वो इनवर्ट सप्लाई का है, तो ये मेरा ऑल टैक्सेबल सप्लाई है, प्लस देखो ऑल टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई 8,76 लाख में है, प्लस आपका एक्सपोर्ट सप्लाई, आपका एक्सपोर्ट सप्लाई जितना आपने एलयूटी वाला न्यूमरेटर में लिया, एलयूटी वाला जो न्यूमरेटर में लिया उतना ही डिनोमिनेटर में लोगे। तो आपने कितना लिया बेटा एलयूटी वाला, आपने एलयूटी वाला ऊपर जो लिया है, ओके, अब ऊपर जो लिया है वो 12 लाख लिया है, और वो नेट आया 6 लाख। 89,484 भी आपको टोटल में से भी डिडक्ट करना है, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में से भी 89,484 भी डिडक्ट करना है। इसलिए देखो यहां पे थोड़ा समझना, आप यहां पे वो जो ऊपर लिया वाला जो मैं कहता हूं ना, वो ऊपर लिया मतलब एफओबी इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1.5 टाइम्स विच इज लोअर, वो लिया है। 89,484 के डिडक्ट करने के बाद वाला नहीं, जो 3 थे वो वाला, ओके, क्योंकि 89,484 भी यहां पे भी डिडक्ट होगा, इसलिए वो डिडक्ट वाला मत, डिडक्ट करके मत लेना। जो आपने ऊपर बेस लिया था एफओबी इनवॉइस या 1.5 टाइम्स, वो तो मैं यहां 12 लूंगा। तो यहां पे ओके, अब मैं ये मान रहा हूं कि 76 इंक्लूड्स दैट आल्सो। अब 76 इंक्लूड दैट आल्सो अगर ये मान रहा हूं, तो फिर मैं यहां पे ओके 76 इंक्लूड दैट आल्सो, तो ये केस में मैं फिर वो अलग से ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि 76 मैं ऊपर या एज्यूम करके चल रहा हूं, तो वो अलग से ऐड नहीं करूंगा। तो अगर आप देखोगे तो फिर मैं जीरो रेट छोड़ दूंगा। ओके, उसके बाद में ये जो सप्लाई था, उन्होंने कहा था ये जो 76 है ये सिर्फ गुड्स का है अदर देन सर्विस, तो फिर सर्विस का मुझे ऐड करना पड़ेगा टोटल टर्नओवर में। गुड्स का हो गया, गुड्स का हो गया, जिसमें जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड है, गुड्स का हो गया। अब हम बात करेंगे सर्विस। सर्विस का क्या कहना है, सर्विस का सप्लाई ओके जीरो रेटेड सप्लाई एज पर डेफिनेशन। जब आप एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में लोगे तो आप जीरो रेटेड और नॉन जीरो रेटेड दोनों लोगे। जीरो रेटेड सप्लाई जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई एज पर ओके डेफिनेशन जो निकाला, तो एज पर डेफिनेशन कितना निकाला आपने, ओके, तो एज पर डेफिनेशन आपने वो 50 लाख निकाला, एज पर डेफिनेशन 50 लाख निकाला जो ऊपर जीरो रेटेड है, प्लस नॉन जीरो रेटेड। नॉन जीरो रेटेड मतलब डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज कितना दिया, 10 लाख, तो आपको ये 10 लाख भी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 10 लाख ये ऐड हो गया। ओके, तो प्लस 10 लाख ये ऐड हो गया, तो 50 प्लस 10 ये ऐड हो गया, लेस ओके माइनस। माइनस आपको क्या करना है, तो माइनस आपको ओके अब वो देखो माइनस, अगर कोई एग्जाम सप्लाई होगा तो एग्जाम सप्लाई माइनस करना है। तो हाँ, ये 8 लाख क्योंकि मैंने टोटल ले लिया था, तो माइनस ये एग्जाम सप्लाई जो जीरो रेटेड नहीं है, तो माइनस में 8 लाख करूंगा, माइनस में 8 लाख करूंगा। ओके, और क्या माइनस करूंगा, तो 89,484 का माइनस करूंगा। तो 89,484 का आप जब माइनस करोगे तो यहां पे दोनों माइनस करोगे। ओके, टोटल लेते वक्त दोनों जैसा फॉर्मूला स्ट्रिक्टली वैसे जाना। ओके, तो ZRSS में नहीं बोला है 89,484 भी माइनस करो, इसलिए हमने उसमें से नहीं किया, बट टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में बोला है कि आप जितना भी 89,484 का है वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, आपको 89,484 का माइनस करना है। तो आपको यहाँ पे ओके वो माइनस करना है, यानी 8 लाख प्लस 12 लाख ये माइनस करना है। ये वाला पॉइंट समझा क्या, प्लीज बताओ, फॉर्मूला से जाना। 89,484 भी ZRS में कहीं पे फॉर्मूला में नहीं लिखा है कि माइनस करो, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया, ZRSS से। पर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में नीचे क्लियर लिखा है एक्सक्लूड्स एग्जाम सप्लाईज, एक्सक्लूड्स 89,484 भी सप्लाई। 89,484 भी सप्लाई गुड्स का प्लस सर्विस का दोनों में माइनस करूंगा,
अगर आपको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ऑप्शन 1 में समझा होगा तो ओके, यहाँ पे प्लीज ए टाइप करो, प्लीज ए टाइप करो। तो आपका अमाउंट जो आएगा वो अमाउंट जो है यहाँ पे कितना अमाउंट आया आपका, तो आपका अमाउंट यहाँ पे वो कुछ 1,14,00,000 के आसपास आएगा, 1,14,00,000 के आसपास आएगा। ओके प्लीज प्लीज, समझा होगा तो ए टाइप करो जहां पे भी आपको समझा होगा, ठीक है, डन। और ये प्रॉब्लम आज फिर से सॉल्व करके देखना, ये प्रॉब्लम आज फिर से सॉल्व करके देखना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए, क्या बात है, कुछ ही बच्चे बोल रहे, बाकी क्या आंसर नहीं देना चाहते क्या? गलत है यार ये, जब मैं आपको एक एक स्टेप पे इतना समझा रहा हूँ तो आपने आंसर देना चाहिए। चलो आपकी मर्जी, छोड़ो। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एजम्पशन पे चलते हैं कि टर्न ओवर डज नॉट इंक्लूड जीरो रेटेड वगैरह। अगर नॉन जीरो रेटेड वाला थोड़ी डिडक्ट होता है बेटा, वो तो ऐड होता है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। ओके, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स जीरो, ओके, जीरो रेटेड एंड नॉन जीरो रेटेड। पढ़ो पढ़ो, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इंक्लूड सर्विस का जीरो रेटेड एंड नॉन जीरो रेटेड दोनों ऐड होता है ना। टोटल जब निकाल रहे तो डोमेस्टिक भी ऐड होगा ना बेटा, कैसा कर रहा है, वो फॉर्मूला पढ़, वो फॉर्मूला पढ़ यहां पे, ठीक है। उसके बाद में यहां ये तो अगर आप ये अज्यूम करते हो, ये अज्यूम करते हो कि आपने जो है यहाँ पे ये जो आपका टर्नओवर उसमें जीरो रेटेड वगैरह नहीं है, तो फिर जो है आपका यहाँ पे जो टर्नओवर लिया जाएगा, हाँ यहाँ पे फिर ऑप्शन 2 में बदल जाएगा। 76 लाख माइनस इनवर्ट सप्लाई का 2 लाख, इनवर्ट सप्लाई का 2 लाख, ओके 2 लाख प्लस, हाँ अब यहां देखो, प्लस अगर आप ये अज्यूम करते हो कि आपने यहां पे जीरो रेटेड अलग से किया है, तो अगर आपने जीरो रेटेड अलग से किया है तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब वो 12 लाख आपको ऐड करना पड़ेगा आपके टोटल टर्नओवर में। ओके, यानी आपका टर्नओवर इन स्टेट क्या होगा, तो टर्नओवर इन स्टेट ऑल टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई माइनस इनवर्ट सप्लाई प्लस ओके एक्सपोर्ट सप्लाई। ओके, अगर हम अज्यूम करते हैं कि एक्सपोर्ट अलग है तो प्लस एक्सपोर्ट सप्लाई भी ऐड होगा प्लस इंटरस्टेट सप्लाई भी। तो ये तो गुड्स का हुआ, प्लस अब सर्विस का, सर्विस का वो कहते हैं नॉन जीरो रेटेड और जीरो रेटेड ऐड करो। तो नॉन जीरो रेटेड कितना है हमारा, तो नॉन जीरो रेटेड सर्विस का एज पर अबव फॉर्मूला 50 लाख प्लस जीरो रेटेड कितना है तो 10 लाख, ये ऐड करो। सर्विस का तो उतना ही ऐड होगा। ओके, और नेक्स्ट यहां पे वो कहते हैं कि माइनस अगर आपने एग्जम्प्ट इंक्लूड कर लिया होगा टर्नओवर इन स्टेट में जो 76 लाख में इंक्लूड है, तो एग्जाम सप्लाई, अगर वो एग्जाम सप्लाई जीरो रेटेड नहीं होगा, वो एग्जाम सप्लाई जीरो रेटेड नहीं होगा तो वो 8 लाख आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, प्लस वो 8 लाख आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, प्लस 89,4A,4B के सप्लाई, 89,4A,4B के सप्लाई डिडक्ट करने पड़ेंगे। तो ये जो आप लिख देना ये एग्जाम्ड का है और ये 89 रूल 89,4A,4B का है, 4B का है। सेम इधर भी ये एग्जाम्ड का है और ये 89,4A,4B का है, 4B का है। ये नॉन जीरो रेटेड है, लिखना होगा तो नॉन ZRS है, ये आपको सर्विस का ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये नॉन ZRS, ये भी यहाँ पे नॉन ZRS है जो सर्विस का ऐड करना पड़ता है। और ये 76 लाख, ये 2 लाख इनवर्ड का है, ये 2 लाख इनवर्ड का है और ये 12 लाख अगर हम अज्यूम करते हैं कि आपका जीरो रेटेड एक्सपेक्ट है तो ये जो है ये ZRS है, ये ZRS है। अगर अज्यूम करते हैं इंक्लूड है तो फिर आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इंक्लूड नहीं है तो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा बेटा, तो ये आपका आएगा 76 माइनस 2
प्लस 12 प्लस 50 प्लस 10 माइनस 8 माइनस 12, तो ये 126 आपका आएगा। ये आपका 1,26,00,000 आएगा। ये 1,26,00,000 आएगा। अरे कैसे यार, तेरा मैथमेटिक्स गलत है क्या? माइनस इसकी टोटल कर रहे हैं ना भाई, तो ये 12 लाख टोटल में से माइनस ही होगा ना। अरे बाप रे, ये तो मैथ्स में ही गड़बड़ है। ये प्लस कहाँ कर रहा हो, ये टोटल करके माइनस कर रहा हूं। ये माइनस की साइन दिख रहा है? गड़बड़ी है यार, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा कभी। तो नाउ 5, तो अब यहां पे रिफंड निकालो। चलो अब आ गया सभी, रिफंड निकालो। ओके रिफंड निकालो, आ गया सब, रिफंड अमाउंट निकालो। चलो कैलकुलेटर, पहला रिफंड अमाउंट आएगा आपका आपका यस 6 lakhs। ओके 6 lakhs प्लस 50 lakhs डिवाइडेड बाय 1,14,00,000 इंटू नेट ITC 9,60,000। ये निकाल लो, ये निकाल लो पहले का। दूसरे का आएगा 12 lakhs 12 lakhs प्लस 50 lakhs डिवाइडेड बाय 1,26,00,000 इंटू 9,60,000। निकालो दोनों का रिफंड कितना आ रहा है। हाँ, मैंने आपको दोनों ऑप्शन में सॉल्व करके बताया और इसके दोनों ऑप्शन में पॉइंट्स बताए, पर एग्जाम में आपको कोई एक ऑप्शन में सॉल्व करना है। नीचे लिखो, इन एग्जाम वी हैव टू यूज एनी वन ऑप्शन। हमें कोई एक ऑप्शन लेके सॉल्व करना है, प्लीज समझिएगा, एक ऑप्शन लेके सॉल्व करना है। जो भी आएगा अमाउंट वो लिख लो, पर एग्जाम में कोई एक ऑप्शन लेके सॉल्व करना है आपको। ये अगर आपको 70% भी समझ में आया होगा या समझ में आ गया, सिर्फ कॉन्फिडेंस आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि मैं लिख के देखूं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके लिखो। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया। ओके अगर ये आपको समझाना बॉस, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, इससे टफ नहीं आ सकता। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो बात अलग है, पर इससे टफ नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा। आई होप अब जितना हमने सॉल्व करना चाहिए था उतना तो हमने कर ही लिया भाई यहाँ पे। ओके उतना तो हमने कर ही लिया। चलो डन। अब आ जाओ बेटा आप क्वेश्चनर में, और क्वेश्चनर में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चनर में क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चनर में क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये CA फाइनल में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे Everring manufacturer LLP, a registered supplier under GST, is engaged in manufacturing of Ayurvedic cosmetic product within the state of Gujarat. It provides the following information for the month of January 20XX. Particulars for the month of January 20XX. Outward supply of skin care product. Outward supply of skin care product 2.5%, 2.5% CGST SGST. वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग GST 50 lakhs दिया है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट, और उसके पहले एक स्किन केयर प्रोडक्ट 5% का है,
दूसरा स्किन केयर प्रोडक्ट जो है ये 1 है और ये 2 है, वो भी स्किन केयर प्रोडक्ट है, पर वो 6% वाला है जिसकी वैल्यू 50,000 है। इनवर्ट सप्लाई ऑफ इनपुट्स फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट 6% से है। ओके, अच्छा, इनवर्ट सप्लाई 6 से है और एक आउटवर्ड सप्लाई 2.5 से है। आईडीएस का स्ट्रक्चर आ रहा है, आईडीएस का स्ट्रक्चर आ रहा है क्योंकि उसके 2 आउटवर्ड सप्लाई में से एक आउटवर्ड सप्लाई 2.5% से चल रहा है, जबकि इनपुट 6% से आ रहे हैं। इनपुट सर्विस भी दिया है, मेरे कोई काम का, हाँ काम का है फॉर्मूले में। ओके, नेट आईटीसी में काम का नहीं है, पर फॉर्मूले में जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए इनपुट सर्विस काम पड़ता है। और इनवर्ट सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ये तो बिल्कुल काम का नहीं है। ओके, रिफंड के लिए वैसे आईटीसी मिलता है पर रिफंड के लिए काम का नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई एज गिवन अबव आर क्लेम इन रिलेवेंट जीएसटीआर 3B एंड रिफ्लेक्टेड इन 2B। हमने आईटीसी ले लिए है, ठीक है। सेकेंड, ऑल कंडीशंस फॉर क्लेमिंग रिफंड आर ड्यूली कंप्लाइड विथ। नो रिफंड वॉज क्लेम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20XX। बाकी कोई दूसरा रिफंड क्लेम नहीं किया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट मैक्सिमम रिफंड अमाउंट एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वर्किंग नोट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट बनेगी। ये मैं अभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर आपके लिए मैंडेटरी होमवर्क है। मैंडेटरी आप समझ सकते हो तो आपका फायदा होगा। आपको ये लिख कर देखना है, मैंडेटरी होमवर्क है, राइटिंग प्रैक्टिस में आपको करना है। ओके, पर मैं डिस्कस जरूर करूंगा आपके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। ओके, ये फॉर्मूला लिखना है। हाँ, फिर से मैं लॉजिक नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, आपको मिडास टच दूंगा, वो बात अलग है। पहले आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला लिखने के बाद अब एक एक कैलकुलेशन करोगे। लो कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर में सबसे पहले निकालो नेट आईटीसी। नेट आईटीसी आपके एक ही इनपुट खरीदा हुआ है और वो 6% है। अब जब आप रिफंड निकालते हो तो आप टोटल करके भी निकाल सकते हो, और फिर जब आखिरी रिफंड निकलेगा तो उसको आधा आधा कर देना, उसको आधा आधा कर देना, क्योंकि दोनों के लिए 2-2 बार रिफंड निकालो, सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छी टेक्निक क्या है आपकी, तो आप रिफंड जब निकालोगे ना तो आप दोनों मिलके भी कर सकते हो, या फिर आप जो है यानी फुल रेट पे निकाल लो, आखिरी में उसको डिवाइड कर देना फुल रेट पे। तो 12% है ना, फुल रेट कितना है, 6 + 6 12, और 35 लाख का इनपुट है तो 35 × 12%। ओके, 4,20,000 आपका आईटीसी आता है, माइनस 89,4A4B। 89,4A4B प्रॉब्लम में नहीं दिया है। तो मेरा नेट आईटीसी अगर आप देखोगे तो मेरा आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स यानी नेट आईटीसी मेरा 420 आ गया। ये मेरा नेट आईटीसी आ गया। कैलकुलेट लिया है ना आपने, हाँ नेट आईटीसी आ गया। अब चलो नेट आईटीसी निकल गया। अब मुझे और क्या निकालना है, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इन्वर्टेड रेटेड का टर्नओवर मेरा क्या रहेगा, जो इस रेट से इनपुट के रेट से कम है, और इनपुट से रेट से कम है मतलब 50 लाख। तो मेरा टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड, ओके, तो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ये निकल गया और वो 50 लाख ही रहेगा। ओके, दूसरा वाला नहीं रहेगा, दूसरा वाला तो इक्वल रेट है। जो जिसके रेट कम है वो इन्वर्टेड का टर्नओवर बोला जाएगा, जिसके रेट इक्वल है वो नहीं बोला जाएगा। ओके, ये वाला पॉइंट समझा क्या? ओके, तो वो लिया जाएगा। चलो, ये भी निकल गया मेरा टर्नओवर, और ये मेरा निकल गया 50 लाख। उसके बाद में मेरा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, हाँ अब मेरा टोटल टर्नओवर कितना, तो मेरा टोटल टर्नओवर 50,50,000। तो मेरा टोटल टर्नओवर यहाँ पे वो भी निकल जाएगा, और मेरा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 50,50,000 लिया जाएगा। चलो, ये भी निकल गया एडजस्टेड टोटल टर्नओवर यहाँ पे। अब मुझे ये इसमें से अब फॉर्मूला में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकल गया। अब मुझे निकालना है माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो आपका इन्वर्टेड रेटेड था उस पे टैक्स कितना, यानी 50 लाख पे टैक्स कितना, 50 लाख पे टैक्स कितना इंटू 5%, यानी 2,50,000। तो आपका यहाँ पे टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स देखो वो आएगा 2,50,000। ये भी आपका निकल गया।
ये भी आपका निकल गया 2,50,000। ठीक है, उसके बाद में इनटू नेट आईटीसी, वो तो निकला हुआ है, डिवाइडेड बाय जो आपका माइनस होगा, पूरा टैक्स माइनस नहीं होगा, जो ये रेशियो में आएगा, ये रेशियो में आएगा मतलब नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय इनपुट और इनपुट सर्विस, वो रेशियो में ही माइनस होगा। तो इनपुट और इनपुट सर्विस का मिला के, तो इनपुट और इनपुट सर्विस का भी लेना पड़ेगा आपको, 5 लाख का 5%, तो आपका यहाँ पे आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस तो वो 25,000, वो 25,000। चलो ओके, अब आप डाल दो फॉर्मूला में, कोशिश करो डालो, चलो फॉर्मूला में आप डालो, रफली रफ में लिखो, ये अमाउंट हमने सब निकाल लिए। अब आप देखो मत, आप डालो तो समझ में आएगा। चलो हम लिखो, टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना निकला? टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 50 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs 50,000 डिवाइडेड बाय 50 lakhs 50,000 इनटू नेट आईटीसी। हमारा नेट आईटीसी निकला 420, लिखो वहां पे 420 माइनस टैक्स ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, तो वो कितना निकला? 250 इंटू 420 डिवाइडेड बाय 445। 445 कैसे आया? 420 इनपुट का और इनपुट सर्विस का 25, तो डिवाइडेड बाय 425 आया क्या आपका? तो आपका अमाउंट इतना मैच होना चाहिए, आपका रिफंड अमाउंट 179,887 आना चाहिए, 179,887 टोटल आना चाहिए। अगर आप डिवाइड करो 50-50% तो CGST और SGST का आएगा। इजी इजी इजी, इजेड इजेड इजेड, यस और नो? अरे बोलो, इजी है क्या? अरे बोलो, इजी हुआ इजी? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे डन। चलिए, सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा is engaged in the supply of taxable goods within the state. Given below are details of turnover and applicable GST rate of final product manufactured by Super Engineering Works. Also, ITC availed on inputs used in the manufacture of final product and GST rate applicable on the same is given. Product A, B and C. टर्नओवर दिया है 5,351, रेट दिए है 5%, 5%, 18%। इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज 18 प्रोडक्ट ए के लिए, बी के लिए 18, सी के लिए 18 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी that super engineering work eligible to claim under section 54(3) of CGST Act, provided that product B is notified as a product. Okay, provided that product B is notified as a product in respect of which no refund of unutilized ITC credit shall be allowed under the said section. RTP में, मॉक टेस्ट पेपर और स्टडी मटेरियल में एग्जाम में आने के लिए ये क्वेश्चन तड़प रहा है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ओके, सभी ध्यान दो। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि रिफंड क्लेम करो अंडर 54(3). भाई साहब 54(3), ओके, सेक्शन बड़ी मुश्किल से याद आएगा तो। ओके, दूसरा रिफंड क्लेम करो, किसका रिफंड है? ZRS का है क्या? प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखते हो तो ZRS का रिफंड ही नहीं है। प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखते हो तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि इनपुट टैक्स रेट ज़्यादा है और दो केस में आउटपुट टैक्स रेट कम है। तो इनपुट टैक्स रेट ज्यादा है और दो केस में आउटपुट टैक्स रेट कम है, मतलब ये डेफिनेटली रूल 89(5) का रिफंड है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड है। चलो, आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड है। इसके बाद में नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, चलो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखो। यस, लिखो प्लीज। ओके, चलो पॉज करके लिखो।
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिख के देखो साइड में, फिर एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं वेट कर रहा हूं। यस बेटा, पॉज करके लिखा फॉर्मूला। चलिए अब हमें फॉर्मूला में क्या देखना है, स्टेप बाय स्टेप यहां पे समझो। सबसे पहले निकालना है नेट आईटीसी। नेट आईटीसी में हमें जो लेना है वो सिर्फ इनपुट्स लेना है, और वो इनपुट्स सुनना ध्यान से, हमें सबसे पहले यहाँ पे नेट आईटीसी निकालना है, और नेट आईटीसी में हमें वो इनपुट लेना है ओके जो यहाँ पे सारे इनपुट्स लेना है नेट आईटीसी में। तो सारे इनपुट्स लेना है मतलब क्या, ओके इनपुट सर्विस नहीं लेना है। इनपुट सारे 18% पे है, वो किसी में भी यूज हुए हो, टोटल आईटीसी टेकन, वो ए में यूज हुआ है, बी में यूज हुआ या सी में यूज हुआ है। यहाँ पॉइंट समझना, आपको वॉट एवर द आईटीसी टेकन ऑन इनपुट इन टैक्स पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ए में यूज हुए, बी में हुए, सी में यूज हुए, तो आपका जो नेट आईटीसी रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी टोटल होगी। तो आपका नेट आईटीसी यहाँ पे कितना आएगा, चलो कैलकुलेटर लो, तो नेट आईटीसी आएगा 54,000 प्लस 54,000 प्लस 10,000। अगर आप रूल 89.5 पढ़ोगे तो रूल 89.5 में कहा गया कि ओके सारे इनपुट्स जो एलिजिबल फॉर आईटीसी है, सबका इनपुट का आईटीसी आपको लेना है, लेकिन सिर्फ इनपुट्स का लेना है, इनपुट सर्विस का आपको नहीं लेना है। तो मैंने इनपुट्स का ले लिया ओके, तो टोटल नेट आईटीसी कितना आया मेरा, तो 1,18,000 नेट आईटीसी आया। अब फॉर्मूला में कहा है कि टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर लो। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, तो मेरे दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, ए और बी, क्योंकि इसके आउटपुट रेट मेरे इनपुट रेट से कम है, इसलिए मेरे पास टर्नओवर ऑफ इनपुट इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो 5 प्लस 3.5 ऐसा आएगा। लेकिन अगर रूल 89.5 पढ़ते हो तो 4 केसेस में अगर आपका प्रोडक्ट नोटिफाइड है, 4 केसेस में आपका प्रोडक्ट अगर नोटिफाइड है, तो वो 4 केसेस में आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शनेट रिफंड नहीं मिलेगा। एक था कंस्ट्रक्शन वाला, दूसरा आपको याद होगा तो ओके नीटेड फैब्रिक्स वगैरह, तीसरा लोकोमोटिव ओके रेलवे लोकोमोटिव, और चौथा ऑयल वगैरह, पाम ऑयल वगैरह। तो उन्होंने प्रॉब्लम में कहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट बी है, ये बी ऐसे नोटिफाइड प्रोडक्ट में आता है। अगर प्रोडक्ट ये बी नोटिफाइड प्रोडक्ट में आता है तो मतलब क्या, मतलब इन्वर्टेड, मैं जब टर्नओवर ले रहा हूं, टर्नओवर किसका ले रहा हूं, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के टर्नओवर में मैं बी नहीं लूंगा, मैं ए ही लूंगा, यानी मेरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर 5 लाख रहेगा, बी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो नोटिफाइड में आता है। अब आपका एक सवाल आ सकता है, सर अगर बी नहीं आएगा तो क्या फिर उसका जो आईटीसी है इनपुट्स का, वो नेट आईटीसी में लेना क्या? यस, नेट आईटीसी में तो सारा लेना, नेट आईटीसी में सारा लेना ओके, यानी टोटल आईटीसी लेना है आपको ओके, वो नहीं बाइफरगेट करना है ओके। नेट आईटीसी में टोटल आईटीसी ऑफ द इनपुट्स लेना है, लेकिन जब आप टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर ले रहे हो तो वो बी नहीं आएगा, ओनली ए आएगा। यहां तक समझा क्या? यहां तक समझा होगा तो प्लीज फटाफट जितने स्टूडेंट कनेक्टेड है ए टाइप करो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करो आपके साथ, तो ए टाइप करो, डन। अब आपका ए ओके वो आ गया। फिर दूसरा वो क्या कहते हैं ओके 5 लाख आपका वो आ गया। उसके बाद में वो आपको लेना है टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। अब टोटल एडजस्टेड टर्नओवर तो टर्नओवर इन स्टेट लेना है। टर्नओवर इन स्टेट मतलब क्या लेना है? ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल, फिर वो नोटिफाइड हो या नॉन नोटिफाइड हो, तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई मतलब आपका यहाँ पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आएगा 5 प्लस 3.5 प्लस 1, 9.5 आपका आएगा ओके। 9,50,000 आपका टोटल एडजस्टेड टर्नओवर आएगा। चलो डाल दो आप। हाँ देखो, जो नोटिफाइड है सिर्फ वो इन्वर्टेड में नहीं आएगा, बाकी उसके क्रेडिट भी आ जाएंगे, उसका टोटल में भी आ जाएगा, सिर्फ वो इन्वर्टेड के रेशियो में नहीं आएगा क्योंकि उसका प्रोपोर्शनेट आपको नहीं मिलता है आईटीसी, वो इन्वर्टेड के रेशियो में नहीं आएगा, इसलिए ओके। चलो फॉर्मूला में डालो। अब नेक्स्ट है माइनस टैक्स ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब 5% ऑफ 5 लाख। लेकिन पूरा हम डिडक्ट नहीं करेंगे, हम डिडक्ट इसको रेशियो में करेंगे। रेशियो में कैसे करेंगे? नेट आईटीसी,
नेट आईटीसी आपका आया था 1,18,000 डिवाइडेड बाय आई प्लस आई एस, टोटल करो। ओके, तो आई प्लस आई एस का कितना आ रहा है टोटल, डिवाइडेड बाय आई प्लस आई एस, टोटल करो, डिवाइडेड बाय आई प्लस आई एस। ओके, वो टोटल आएगी आपकी इनपुट्स प्लस इनपुट सर्विस अगर आप करते हो, तो वो 1,63,000 आएगा, 1,63,000 आएगा, बस निकल गया रिफंड। भाई साहब अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ गया और आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ना मत भाई, ऐसे क्वेश्चन छोड़ना मत। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो डेफिनेटली आपको जो है इसमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डन 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 डन, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी क्वेश्चन आरटीपी में पूछा है और स्टडी मैट में एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। देखो, कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड Kailash Global Private Limited supplies various goods in domestic and international markets. It is engaged in both manufacturing and trading of goods. The company is registered under GST in the state of Karnataka. Okay. The company export the goods without payment of tax under letter of undertaking. Letter of undertaking में export करती है in accordance with the provision of section 16(3)(a) of the IGST Act. LUT में एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए टू यूके $10,000, assessable value under custom in Indian rupees, and that is 7 lakh. Export duties levied on product A at the time of export. Further, value of like goods domestically supplied by similarly placed supplier 6 lakhs. भाई साहब सब दिया उसने, लाइक गुड्स की वैल्यू दी, एक्सपोर्ट वैल्यू दी, आके रुपीस में दी। पर भाई साहब एक बात कह दूं, उन्होंने एक लाइन दे के सब गड़बड़ कर दी। कौन सी लाइन देके? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है इस प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है भाई साहब। तो ऐसे सिचुएशन में इसका कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, इसका कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो ZRS के रिफंड नहीं मिलते, भूल जाओ रिफंड, तो ZRS का रिफंड तो इसको नहीं मिलेगा। ओके, आई होप। तो एक यहाँ पे अगर आंसर भी देखोगे तो प्रोडक्ट ए का एक्सपोर्ट किया, नील आएगा, इसका रिफंड नहीं आएगा। रीजन वही है कि आप एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लेम कर रहे हो। ये पहला पॉइंट समझा? प्लीज पहला पॉइंट समझा होगा तो 1 टाइप करो। दूसरा, डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स एट द रेट 5%। हाँ, इस बी जो प्रोडक्ट है उसका रेट 5% है। डोमेस्टिक सप्लाई किया 10 लाख का। इनपुट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स आर टैक्सेबल एट 18%। भाई साहब ये तो इन्वर्टेड रेट में आ गया, इन्वर्टेड रेट में आ गया, क्योंकि उसमें इनपुट 18% है और आउटपुट 5% है। नॉट नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC शैल नॉट बी अलाउड। और ये जो प्रोडक्ट भी है वो नोटिफाइड में नहीं आता है, मतलब वो जो 4 कैटेगरी देखी थी हमने नोटिफाइड में नहीं आता है, मतलब इसका रिफंड मिलेगा, ये नोटिफाइड में नहीं आता है। चलो निकालेंगे रिफंड, आगे पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट EOU को सप्लाई किया, एक्सक्लूडिंग टैक्स 18%। ITC हैज बीन क्लेम, रिफंड हैज नॉट बीन, रिफंड नहीं क्लेम किया, ITC क्लेम किया, तो इसका भी नहीं मिलेगा रिफंड। हाँ, अगर आप EOU को सप्लाई करते और ITC क्लेम नहीं होता तो फिर हम 89(4)B का रिफंड क्लेम, सॉरी 89(4)A का रिफंड क्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि सामने वाला ITC कंटिन्यू करना चाहता है। यहाँ पे भी कोई 89(4)A का रिफंड नहीं मिलने वाला। नहीं, ये इतना अच्छा प्रॉब्लम है कि 89(4)
89.5, 89.4A ईओयू को सप्लाई किया, उसकी कमेंट भी देनी है कि इसका रिफंड नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आईटीसी क्लेम किया है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज। भाई साहब, एग्जाम सप्लाईज एक्सपोर्ट हो रहा है तो फिर तो वो ZRS का कलर लेगा। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स, वैल्यू डिक्लेयर इन शिपिंग बिल 6 लाख, हाँ यहां मिल जाएगा। वैल्यू डिक्लेयर टैक्स इनवॉइस 7 लाख, वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सिमिलर प्लेस, ओके 5 लाख, हाँ इसका मिल जाएगा ZRS इसका मिल जाएगा। द ITC अवेलेबल फॉर अबोव टैक्स पीरियड इज एज फॉलोज। ऑन इनपुट्स इंक्लूडिंग 50,000 ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज। ठीक है, हमने इनपुट 50,000 के एग्जाम के लिए यूज किए, पर वो एक्सपोर्ट है, तो फिर अब वो एग्जाम नहीं बचे, उसके क्रेडिट पूरे मिलेंगे। क्यों एग्जाम नहीं बचे? क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो ZRS हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है ZRS हो जाएगा तो उसके पूरे क्रेडिट्स मिलेंगे। वेरी गुड। कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस इंक्लूड 18,000 आउटडोर कैटरिंग, वो ब्लॉक क्रेडिट है। ब्लॉक क्रेडिट होगा तो वो फिर निकाल दो। ओके, ब्लॉक क्रेडिट अगर होगा तो वो सिचुएशन में ओके वो डिडक्ट करके आपको रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, तो यहां पे आप दोनों फॉर्मूला फिर से दोनों फॉर्मूला 89.4 का 89.5 का दोनों लिखो। मैं चाहता हूं एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, दोनों लिखो और स्टेप बाय स्टेप चल रहे। तो पहले 89.4 का लिखो, फटाफट रफ में लिखो 89.4 का, ठीक है। पॉज 89.4 का लिखो, पॉज करके लिखो। चलो, अब 89.4 का फॉर्मूला लिख लिया। यस और नो? क्या देखा हमने? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर माइनस, ओके यहाँ माइनस कुछ नहीं होगा, इनटू नेट आईटीसी। तो सबसे पहले नेट आईटीसी ले लेते हैं 89.4 के लिए ओके यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसका निकालना है 89.4 का, पहले का तो नहीं निकलेगा, पहले का तो नहीं लाएगा। ओके 89.4 का इसका निकालना है, इसमें भी रिफंड नहीं है क्योंकि आईटीसी ले लिया है। ओके तीसरे में भी रिफंड नहीं है, चौथे में, तो चौथा का निकाल रहा हूं मैं। ओके तो आपका नेट आईटीसी कितना आ जाएगा? तो आई प्लस आईएस, तो इनपुट का 350 ले लो। ओके इनपुट का 350 ले लो, लिया आपने इनपुट का 350, और इनपुट सर्विसेज का ओके नेट आईटीसी, और नेट आईटीसी में इनपुट सर्विसेज का आप कितना लोगे? 2 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 2 लाख माइनस 18,000, ये ब्लॉक क्रेडिट है। तो आपका 2 लाख माइनस 18,000, तो आपका नेट आईटीसी वो सिचुएशन में आएगा 5,32,000। यहाँ नेट आईटीसी आएगा आपका 5,32,000, ये सबका आया 5,32,000। दूसरा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना? तो 6 लाख, 7 लाख और 1.5 टाइम्स ऑफ 5 लाख, 7.5 लाख, विच इज लोअर, तो वो आ गया 6 लाख। ओके टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना? तो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर अगर आप यहां पे देखोगे तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, चलो निकालो कितना आएगा। टोटल में फिर सभी लेना है आपको, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एक्सपोर्ट्स, आपको सभी लेना है। तो यहां पे आपको 7 प्लस 10 टोटल लेना है, 7 प्लस 10 प्लस ईओयू, 7 प्लस 10 मतलब 17 प्लस 5 कितना हुआ? 17 प्लस 5 22, और एग्जाम का उतना ही लो जितना आपने ओके विचर इज लोअर फाइनल किया, यानी 6। तो यहाँ पे 17 प्लस 22 प्लस 6 कितना आता है आपका? 28। तो ये आता है 28 लाख। निकल गया, इसका तो रिफंड निकल गया। ओके इसका तो रिफंड निकल गया। अब मैं रिफंड निकालूंगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। चलो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखो, मुझे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड निकालना है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखो, चलो पॉज करके लिखो। चलो
इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का आपने नेट आईटीसी, पहले तो आपका नेट आईटीसी आएगा और उसमें सिर्फ इनपुट का लिया जाएगा। सुनना, उसमें सिर्फ इनपुट का लिया जाएगा। तो इनपुट का आपका कितना आया? 3 लाख। इनपुट का 3 लाख आया। फिर टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर यानी 10 लाख। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, वो तो हमने निकाल लिया 28 लाख। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हमने वो निकाल लिया 28 लाख। ठीक है, ये हुआ। माइनस टैक्स ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर यानी 10 लाख का 5% 50,000 इनटू नेट आईटीसी यानी 3 लाख डिवाइडेड बाय नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय क्या? तो डिवाइडेड बाय आई प्लस आई एस। तो आपका आई प्लस आई एस आएगा 350 प्लस 180। तो 350 प्लस 180 कितना आ रहा है आपका? 350 प्लस 180 कितना आ रहा है? 3,50,000 प्लस 1,80,000, 5,30,000। हाँ, तो ये आ रहा है 530। चलो, सॉरी, नेट आईटीसी 350 है यहाँ पे। 350 मेरी गलती होगी, 350 और ये भी 350। हाँ बराबर है, 350 आ गया। तो रिफंड निकाल लो। तो अगर मैं समरी बना लूँ ओके पूरे इसकी, तो पहले ए का तो रिफंड नहीं मिलेगा, बी का ये यहाँ फॉर्मूला से रिफंड निकाल लो, ये फॉर्मूला से बी का निकाल लो, वो 92,105 आएगा। ईयू का नहीं मिलेगा, आपने ईयू को दिया तो भी आप सामने वाले ने आईटीसी लिया हुआ है, इसलिए ईयू का आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में एग्जाम सप्लाई जो एक्सपोर्ट किया उसका 114 जो हमने निकाला, डन। तो इस तरह से आपका रिफंड और उसके बैकवर्ड कैलकुलेशन और उसका एक्सप्लेनेशन ओके यहाँ पे मैंने दिया है। तो भाई साहब ये भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया तो लिख के देखो, जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में आया तो मार्क्स मत छोड़ना। ओके, और ये 532 आता है, सॉरी ये 532 ने, ये 532 आता है, आई प्लस आई एस का 532 आता है यहाँ पे, ये करेक्शन कर लेना 532। ठीक है, डन। चलिए, यस बेटा, क्वेश्चनर में आना और क्वेश्चनर में क्वेश्चन नंबर 21 में आना। क्वेश्चनर में आओ और क्वेश्चन नंबर 21 में आओ यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है। वाई लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्विस वैल्यूड $1 lakh. Supply of service was completed on 15th November. Payment for this service was received on 30th December 20XX. Payment भी आ गया। Refund claim was filed by Y Limited in respect of tax paid on input or input services, that is 6 lakhs on 31st January. 31st January YY को refund claim फाइल किया। The refund claim was sanctioned on 30th April 20YY. What is the amount of refund Y Limited will get in accordance with the law? What is the relevant date and rate of interest as per GST law? Now refund तो उसको यहाँ पे 6 लाख का मिल जाएगा। ओके, अनयूटिलाइज आईटीसी 6 लाख का उसको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड के लिए उसने अप्लाई किया था 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी से 60 डेज में उसको पैसा मिल जाना चाहिए था। तो जनवरी 31 जनवरी छोड़ दो, फरवरी के 28 डेज ओके, और मार्च के ओके 60 डेज बोला था, मार्च के 30 डेज ओके, मार्च के 30 डेज। एक मिनट,
तो यहाँ पे मार्च के 30 डेज मतलब 30 + 28 58 और 2 दिन अप्रैल के। ओके, तो 2 अप्रैल को उसके 60 डेज खत्म होते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट 6 लाख का रिफंड मिलेगा। और उसने पैसा परमिटेड वेयर परमिटेड बाय आरबीआई, पैसा भी लेके आ गया, पैसा भी 1 साल के अंदर लेके आ गया, क्योंकि कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा 1 साल के अंदर आना चाहिए। 30 दिसंबर को लेके आ गया। अब अगर 60 डेज में नहीं आता तो इंटरेस्ट लगेगा। ओके, नॉट रिफंडेड विद इन 60 डेज तो इंटरेस्ट लगेगा 6% पर एनम से। तो यहाँ पे ओके, यहाँ उन्होंने पूछा था व्हाट इज द रिलेवेंट डेट एंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 6% पर एनम से उसको ओके पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अगर 60 डेज में उसने पे नहीं किया तो। चलो, ये क्वेश्चन हमने देखा। अब नेक्स्ट इसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में आना। क्वेश्चन नंबर 22 में आना। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ओके, DV traders obtain a permission for provisional assessment and supplied 3 consignment। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये बाय मिस्टेक इधर है, ये प्रोविजनल असेसमेंट का है। ओके, ये बाय मिस्टेक इधर आया है, ये नहीं लेना है। ये प्रोविजनल असेसमेंट कंसेप्ट बाद में पढ़ा होगा, बाद में इसको कवर करो, ये अभी नहीं लेना है। चलो, अब आ जाओ बेटा आप क्वेश्चनर पे। आपका सवाल होगा कि सर ये चैप्टर जो थेरोटिकल है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप आ जाओ क्वेश्चनर पे। 26 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा, बाकी आप आज के आज पढ़ोगे, आज के आज पढ़ोगे। अगर ये चैप्टर में अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेने, बहुत इजी चैप्टर है। मैंने स्टडी मटेरियल के एग्जामिनेशन, आरटीपी के और अदर सारे क्वेश्चंस ले लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलो बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हो। Enlist the circumstances for which show cause notice can be issued by a proper officer under the section 73. Specify the time limit for issuance of show cause notice. Also the time period for issuance of order by proper officer. कितना सिंपल क्वेश्चन है स्टडी मैट में। कौन से केस में 73 की नोटिस जाती है? शॉर्ट पेमेंट, मतलब टैक्स हैज नॉट बीन पेड, ओके, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, इरोनियस रिफंड, wrongly availment and utilization of ITC। केसेस अदर देन फ्रॉड होगी, विलफुल मिसस्टेटमेंट होगा तो नोटिस जाएगी, 1 मार्क मिल गया। सेकंड, टाइम लिमिट क्या है? नोटिस का टाइम लिमिट है एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 years 9 months, फ्रॉम 2 years 9 months, या एक तो ऐसा लिखो 3 months बिफोर डिमांड ऑर्डर, या 2 years 9 months ओके फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। डिमांड ऑर्डर कब जाएगी? 3 years फ्रॉम एनुअल रिटर्न ड्यू डेट, और इरोनियस रिफंड होगा तो जिस दिन रिफंड ग्रांट किया वहां से 3 months ओके आपका ऑर्डर जाएगा। और एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर। 3 out of 3 मार्क्स। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 303 आ जाओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आरटीपी में कवर्ड था। देखो, रजुल हैज बीन इश्यूड अ शो कॉज नोटिस ऑन 31 December under section 31 of the CGST Act on account of short payment of tax during the period 1/7/18 to 31st December 2018. He has given an opportunity of personal hearing on 15th of Jan. Advise Rajul as to what should be a written submission to reply to show cause notice. बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहां देखो, पीरियड जो कवर किया गया नोटिस में, ये 1/7 टू
यहाँ पे 18 to 31 दिसंबर 18 कवर किया गया, मतलब ईयर है 1819। 1819 अगर ईयर होगा ईयर होगा तो इसका एनुअल रिटर्न का डेट 31 दिसंबर 19 होगा, और 31 दिसंबर 19 से अगर 73 का नोटिस है तो ये 73 का नोटिस यानी 2 इयर्स 9 मंथ्स में होना चाहिए नोटिस, और हमें रिप्लाई देना है 2 इयर्स 9 मंथ्स में होना चाहिए। मतलब क्या, तो 30 सितंबर 2 इयर्स 9 मंथ में होना चाहिए, तो 30 सितंबर, ध्यान से सुनिएगा, ओके 30 सितंबर 2022 तक होना चाहिए। हमारे को नोटिस आई 31 दिसंबर 22 में आई, तो क्या रिप्लाई दोगे भाई साहब? वो जाने दो, मैंने टैक्स दिया नहीं दिया वो बाद में देखेंगे, पहला तो क्या रिप्लाई दोगे? ओके, नोटिस इज टाइम बार्ड, नोटिस इज टाइम बार्ड, पर एक लाइन में थोड़ी दोगे, एक लाइन में थोड़ी दोगे। देखो, रिटर्न सबमिशन इन रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस टू रजू, शो कॉज नोटिस इशूड ओके नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट सस्टेनेबल। आपकी शो कॉज नोटिस ही सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर इशू होनी चाहिए, मतलब 2 इयर्स 9 मंथ्स में इशू होनी चाहिए। ओके, कहां से? 31 दिसंबर एनुअल डेट से। तो आपकी एनुअल डेट ईयर है 1819, जिसका आपका टाइम पीरियड है 31 सितंबर, और आपने दिया 31 दिसंबर, यानी टाइम बार्ड हो गया। तो एंटायर प्रोसीडिंग टाइम बार्ड माना जाएगा, एंटायर प्रोसीडिंग टाइम बार्ड माना जाएगा। इन अबो सिचुएशन, सेकंड देखो, शो कॉज नोटिस इशूड ऑन 31 जनवरी and Rajul is given opportunity of personal hearing on 15th of Feb, based on which she contend that show cause notice issued to her is time barred। अगर ये नोटिस जनवरी में आई है, ओके दिसंबर में टाइम बार्ड है, पर जनवरी में आई है, ये सितंबर के पहले है, ये सितंबर के पहले, तो ये टाइम बार्ड नहीं है, नोटिस इज नॉट टाइम बार्ड, ये टाइम बार्ड नहीं है। इजी लगा होगा तो इजेड टाइप करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ओके, और ये आरटीपी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन अगर 2-3 मार्क्स के आए तो छोड़ना मत। यानी आप एक चीज समझ जाओ, थ्योरी से ज्यादा पॉइंट्स और क्वेश्चंस, पॉइंट्स और ओके वो समरी इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या, और आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो हो सके तो ये क्वेश्चन लिख के देखना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। चलो बेटा, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे देखो ये क्या कहता है। ये मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। मिस्टर जगजीवन हैज फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर 3B आफ्टर ड्यू डेट प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग इट। 3B दिया और ड्यू डेट के बाद दिया। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ऑफ ओपिनियन दैट पेनल्टी हैज टू बी लेविड अंडर सेक्शन 73(9) एंड 11। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि जो मैंडेटरी पेनल्टी है 73(9) वो लग जाएगा, दैट इज 10%। और 73 बोला मतलब ये सेक्शन लर्न करने पड़ेंगे, 73 बोलती है याद आना चाहिए, अदर देन फ्रॉड है, ये बाय हार्ट लर्न होने चाहिए सेक्शन 73, 74, 75 एंड 76। ठीक है। हैज डिसाइडेड टू पास एन ऑर्डर लिविंग 10% ऑफ टैक्स 10,000 whichever is higher on the ground that amount collected as a tax has not been paid within a period of 30 days from the due date of tax. Discuss the decision of adjudicating authority as to its correctness or otherwise. Also discuss the law of limitation period of issuing show cause notice and passing the adjudication under section 73 of CGST Act. और साथ साथ में सेक्शन 73 की शो कॉज नोटिस कब जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, ये भी बताओ। सबसे पहले सीबीआईसी सर्कुलर कहता है, ओके पहले तो डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्यों? सीबीआईसी सर्कुलर कहता है कि अगर सेक्शन 73(1) की पेनल्टी लगाना है तो 73 तभी इन्वोक किया जाएगा, ओके 73(11) तभी इन्वोक किया जाएगा जब जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होगा। पर अगर जीएसटीआर 3B फाइल हो रहा है तो 73 कैन नॉट बी इन्वोक। 3B फाइल हो रहा है आपके नोटिस के पहले, तो 73 कैन नॉट बी इन्वोक। दस अगर उसने 3B दे दिया है, कम ऑन, उसने अगर 3B दे दिया है तो ऐसे केस में पेनल्टी अंडर सेक्शन 73(11) इज नॉट पेएबल। ओके क्यों? क्योंकि 73 इन्वोक होने के पहले, शो कॉज नोटिस के पहले 3B दे चुका है।
तो दैट्स ऑल, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन के हिसाब से मैंडेटरी पेनल्टी नहीं लगेगी। टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ओके नोटिस, तो दूसरा पूछा था भाई टाइम लिमिट क्या होती है 73 में नोटिस की, तो नोटिस की टाइम लिमिट होती है 2 years 9 months। ये सीए फाइनल में क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, और टाइम लिमिट है 2 years 9 months, दैट इज ओके 3 months बिफोर, 3 months बिफोर डिमांड ऑर्डर। डिमांड ऑर्डर आपका 3 साल में जाना चाहिए। 3 साल कहाँ से, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट आईटीसी होगा तो, और इरोनियस रिफंड होगा तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ओके, ड्यू डेट ऑफ रिफंड। डन, इजी है तो फटाफट इजी टाइप करो, इजी है तो फटाफट इजी टाइप करो, चैप्टर इजी हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आ जाओ 6 नंबर पे, नेक्स्ट आ जाओ 6 नंबर पे। ये एग्जाम में भी पूछा है ये मटेरियल में भी है और ये मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछा गया। केके प्राइवेट लिमिटेड सेल्फ असेस इट्स टैक्स लायबिलिटी 1,15,000 फॉर द मंथ ऑफ मे, बट फेल्स टू मेक द पेमेंट, पेमेंट नहीं किया। Subsequently, department initiated penal proceeding against KK Private Limited for recovery of penalty under Section 73 for failure to pay GST and issued a show cause notice on 12 September. 12 September को notice आ गई, which was received to KK Private Limited on 17 September. KK Private Limited deposited the tax along with interest on 27 September and informed department for the same. Department is containing that he is liable to pay penalty, that is whatever the amount, and 50% of 1,50,000, मतलब ये ओके नोटिस के 30 दिन में दे रहा है इसलिए 50% की पेनल्टी लगेगी। Examine the correctness of stand taken by the department with reference to the provision of CGST Act. Explain the relevant provision brief. Okay, now ध्यान दीजिएगा। Okay, subsequently department initiated the penal proceeding under section 73 में proceeding initiate किया, और 73 में proceeding initiate करके 50% का पेनल्टी लगाया। भाई कोई तालमेल ही नहीं दिख रहा है, 73 की proceeding है तो पेनल्टी कहाँ से लगेगी, है पेनल्टी कहाँ से लगेगी, डिपार्टमेंट का तो कोई तालमेल ही नहीं लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो 73 में ओके 73 कहता है कि इफ टैक्स नॉट पेड विद इन 30 डेज, तो वो केस में पेनल्टी मैक्सिमम कितना लगेगा, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विचेवर इज हायर। ओके, तो 50% कहाँ से लाया वो तो समझ में नहीं आया, पेनल्टी आपका 10% लगेगा। दूसरी बात, ऑप्शन टू पे विद इन 30 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस इज अवॉइड द पेनल्टी नॉट अवेलेबल सेल्फ असेस टैक्स। हाँ, और दूसरी बात, गिवन केस में नोटिस आने के बाद पैसा दिया, अगर गिवन केस में नोटिस आने के बाद, नोटिस के पहले अगर वो पैसा दे देता और 3B फाइल कर देता तो बात अलग थी, पर गिवन केस में नोटिस आने के बाद पैसा दिया उसने, तो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई थी, तो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई थी तो वो केस में उसको पेनल्टी लगेगा। और यहाँ पे पेनल्टी जो लगेगा बेटा, उसने 30 डेज में नहीं दिया तो पेनल्टी हायर, मतलब 10% और 1,15,000 और 10,000 विचेवर इज हायर। ओके, वो पेनल्टी लगेगा, यानी 11,500 ही पेनल्टी लगेगा, 57,500 नहीं लगेगा। यहाँ पे एक पॉइंट और डाल देना कि हियर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल is not applicable. Why it is not applicable? Applicable because okay, payment is made after SCN, शो कॉज नोटिस आ चुकी थी। ओके, तो आपको यही तो लिखना है, आपको लिखना है कि डिपार्टमेंट कुछ भी बोल रहा है, स्टैंड टेकन बाय डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस पेनल्टी इज नॉट करेक्ट। 73 की प्रोसीडिंग है तो पेनल्टी लगेगी। और इसमें तो अगर ये केस स्टडी में ऐसा होता कि पेमेंट इज डन बिफोर शो कॉज नोटिस, तो फिर तो हम तो बोलते पेनल्टी लगेगी नहीं एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि पेमेंट हो गया, 3B फाइल हो गया बिफोर नोटिस, तो फिर तो वो केस में पेनल्टी भी नहीं लगेगी। यहाँ तो क्या, पेमेंट बाद में किया उसने इसलिए पेनल्टी लगेगी, और वो भी 10% और ओके 10,000 विच इज हायर, हेंस एक्शन ऑफ लेवी पेनल्टी दैट इज 50% इज कंप्लीटली इनवैलिड। उतना तो लगेगा ही नहीं। ये समझ में आया क्या क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, बोलिए प्लीज।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, इनोवा भावे is engaged in supply of taxable services. He supplies some services in the month of April and collect IGST अप्रैल में सप्लाई किया, collect IGST 15,50,000 on said supply on 18th April. 18th April को collect किया. However, he fails to pay tax so collected within 30 days from the due date of payment of such tax. Due date of payment of such tax. No show cause notice has been issued to him so far. ये बहुत क्लियर दिया है, शो कॉज नोटिस उसको इशू नहीं हुई, ठीक है, और उसने 30 दिन में भी टैक्स नहीं दिया. इनोवा भावे डिसाइड टू डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी बिफोर शो कॉज नोटिस इशूड टू हिम. उसने डिसाइड किया नोटिस के पहले दे दे. अच्छी बात है, अच्छा आदमी है इनोवा भावे. He is of view that no penalty is leviable if payment of tax is made before show cause notice. Therefore, he self-assess his tax liability 15,50,000 and pay the same on 26 June. जून को दे दिया. Determine interest and penalty if any payable by Innova Bhave. Innova Bhave. What will be your answer in above case if department initiate the penal proceeding against Innova Bhave before recovery of penalty act for failure to pay GST and issued a show cause notice on 23/6 यानी उसने पेमेंट किया 26 जून को और नोटिस आ गई 23 जून को ही, विच वॉज रिसीव्ड बाय हिम, और नोटिस रिसीव हुआ 24 जून को. इनोवा भावे डिपॉजिटेड द टैक्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन 26 जून एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑन द सेम. एक बार फिर से यहां पे एक क्लैरिफिकेशन है. ओके, क्लैरिफिकेशन ये है, फिर से वही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ जो मैंने आपको समझाया. अगर सेल्फ असेस टैक्स होगा, सेल्फ असेस टैक्स होगा और वो 30 दिन में पे नहीं किया होगा, आपने कलेक्ट किया पर पे नहीं किया है, तो 30 दिन के बाद जब आप रिटर्न फाइल करोगे, अगर आपने पेमेंट और रिटर्न यहां पे सुनो, पेमेंट और रिटर्न जो है आपने नोटिस के पहले फाइल कर दिया तो पेनल्टी 73(11) की नहीं लगेगी. 73(11) की पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी. ये समझ में आया क्या? अगर आपने पहले पे कर दिया और नोटिस नहीं आई. लेकिन सेकंड केस में अगर आपके अगेंस्ट में नोटिस आ गई और बाद में पे किया तो फिर पेनल्टी लगेगी. तो मैंने यहां पे 73(11) एक्सप्लेन किया. ओके, अगर लेकिन आप 30 डेज में दे सकते हो तो फिर पेनल्टी अवॉइड करोगे. तो फर्स्ट सिचुएशन में आपकी ड्यू डेट, क्योंकि 18 अप्रैल है तो 20th में ड्यू डेट होगा, तो आपको यहां पे सिंस द एक्चुअल पेमेंट 26 जून को किया, 18% का आपको इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट आपको 21 मई से 26 जून को यानी 37 डेज का लगेगा. तो 15,15,000 इंटू 18% 37 डेज का इंटरेस्ट लगेगा. भाई पेनल्टी लगेगी क्या? पहले केस में नो मैंडेटरी पेनल्टी लगेगी क्योंकि आपने नोटिस आने के पहले पे कर दिया, सेल्फ असेस टैक्स नोटिस आने के पहले पे कर दिया, तो यहाँ पेनल्टी नहीं लगेगी. पर सेकंड केस में ओके, आपने सेकंड केस में आपको पेनल्टी लगेगी क्योंकि नोटिस आ चुका था. तो पेनल्टी 10% और 10,000 विच इज हायर, यानी आपको पेनल्टी यहाँ पे ओके 1,55,000 मैंने विच इज हायर और इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा. ओके, ये इंटरेस्ट आपको जो ऊपर कैलकुलेट किया इतना देना पड़ेगा. अच्छा क्वेश्चन था, समझा कि नहीं समझा प्लीज बताओ. समझा? ये समझा होगा तो इजेड टाइप करो. नेक्स्ट बेटा डायरेक्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे. ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है. Discuss briefly the procedure for issue of adjudication order under section 74(9) and 11 at the time of limit of passing adjudication order under 74. मतलब वही आपको एक्सप्लेन करना है. 70 देख, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट यार सेक्शन पे पूछा गया, कुछ सेक्शन तो आपको याद रखने पड़ेंगे. ओके, तो लॉ ये कहता है यहाँ पे
If show cause notice or statement issued to a person chargeable with tax, he may furnish the representation to the proper officer in his defense. If he is of opinion that he is not liable to pay whole or any amount. 74(9) में कहा गया proper officer after considering the representation if any made by person chargeable to tax pass an order determining the amount of tax, interest etc. 74(11) में कहा गया कि आपने ऑर्डर आने के बाद भी अगर 30 दिन में दे दिया तो 74(11) 73(11) नहीं, 74(11) में कहा कि ऑर्डर आने के बाद आपको अगर 30 दिन में आप पे कर देते हो तो 50% पेनल्टी लगेगी। और 74(10) में कहा गया आपको ऑर्डर विद इन 5 years ओके फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या विद इन 5 years फ्रॉम द इरॉनियस रिफंड देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप डायरेक्ट पूछेंगे, पर पूछेंगे तो मैंने ओके क्वेश्चनियर में यहाँ पे कवर किया है। चलिए डायरेक्ट सेक्शन पे क्वेश्चन था। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान से देखना है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से ये क्वेश्चन देखिएगा। डिस्कस द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी टू बी पेड इफ एनी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। नीचे दी गई केसेस इंडिपेंडेंट है। वेयर द शो कॉज नोटिस आर इशूड अंडर सेक्शन 74 की शो कॉज नोटिस है। और ख्याल रहे टेबल के नीचे की लाइन पढ़ता हूं। इन ऑल केसेस assessee want to pay the amount on 20th September 20 ZZ। ओके 20th September 20 ZZ ये सीए फाइनल में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो डेट ऑन विच क्रेडिट वॉज टेकन रॉन्गली 31 जनवरी 20XX को ओके हमने यहाँ पे क्रेडिट रॉन्गली लिया। अमाउंट ऑफ आईटीसी टेकन रॉन्गली आईटीसी 200 लिया, केस सेक्शन 74 में लगाया। एडजुडिकेशन ऑर्डर पास ऑन 26, ऑर्डर पास होगी 26 जुलाई को 20 ZZ डिमांडिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट विथ इंटरेस्ट एंड इम्पोजिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट एज अ पेनल्टी। आपको क्या निकाल के देना है, आपको डिस्कस करना है टैक्स और पेनल्टी कितनी लगेगी 74 में, टैक्स और पेनल्टी कितनी लगेगी 74 में। अब देखो ऑर्डर अगर आपका 26 जुलाई को आ चुका था, अगर आप ऑर्डर के 30 दिन में दे देते तो आपको 50% ही पेनल्टी लगती है। पर आपने नीचे पेमेंट, यानी सारे केसेस में पेमेंट की एक ही डेट है सितंबर 20 सितंबर, आपने ऑर्डर के 30 दिन में नहीं दिया और सेक्शन 74 का केस आपके अगेंस्ट में लगा हुआ है और ऑर्डर के 30 दिन में नहीं दिया तो आपको यहाँ पे जो भी आपने 200 का ओके ये टैक्स और पेनल्टी आपको 100% लगेगी, क्योंकि पेमेंट आफ्टर 30 डेज है, इसलिए आपको आईटीसी रॉन्गली अवेल 200 देना पड़ेगा और पेनल्टी भी 100% 200 लाख देनी पड़ेगी। पेनल्टी यहाँ पे 100% लगेगी। अच्छा क्वेश्चन था, लिख के देखना, अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड इंडिपेंडेंट केसेस है। 30 जून को हमने रॉन्गली क्रेडिट लिया, 250 लाख का अवेल और यूटिलाइज किया। एडजुडिकेशन ऑर्डर 26 अगस्त को आ चुका था, डिमांडिंग एंटायर अमाउंट, ऑर्डर आ चुकी थी। ठीक है, ऑर्डर आ चुकी थी अगस्त 26 अगस्त को ऑर्डर आई थी और हमने पेमेंट कर दिया 20 सितंबर को, मतलब 30 डेज में पेमेंट कर दिया आपने। अगर हमने 30 डेज में पेमेंट कर दिया तो यहाँ 50% पेनल्टी का 50% पेनल्टी यानी 250 लाख तो टैक्स देना पड़ेगा और 50% पेनल्टी यानी 125 लाख में मेरा काम बहुत अच्छे से हो सकता है। ओके ये तो 50% ही लगेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, पर जो अच्छे से पढ़ के गया, प्रॉब्लम करके गया, उसके लिए इजी है। 30 अक्टूबर को यहाँ पे मैंने रॉन्गली अवेल किया 120 लाख का। शो कॉज नोटिस आई 5 सितंबर को और जस्ट शो कॉज नोटिस आई 74 की और नोटिस के 30 डेज में मैंने पे कर दिया है। अगर नोटिस के 30 डेज में पे कर देता हूं तो 25%। ओके देखो 25% ही पेनल्टी लगेगी। नोटिस के 30 डेज में मैं पे कर देता हूं और उसके बाद में लास्ट 30 जनवरी को यहाँ पे ओके रॉन्गली अवेल हुआ 50 लाख का। स्टेटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन 6 जून। मेरे अगेंस्ट में नोटिस वोटिस नहीं आई, ना ऑर्डर आया, सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ।
wherein he has admitted non receipt of input. सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ ना, अभी तक नोटिस आया ना डिमांड ऑर्डर आया, और मैंने खुद वॉलंटरी पे कर दिया 20 सितंबर को. ओके, अज्यूम करो कि मैंने पहले ही पे कर दिया बिना नोटिस और डिमांड ऑर्डर का. तो ऐसे केस में इन्होंने दो अल्टरनेटिव दिए. पहला, इफ अज्यूम दैट पेमेंट हैज बीन मेड विद इन 30 days ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, क्योंकि नोटिस के बारे में कुछ नहीं बोला है उन्होंने. ओके, तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि अगर नोटिस के 30 days में होगा तो पेनल्टी यहाँ पे 25%. या अज्यूम दैट कि नोटिस नहीं आई है, और नोटिस नहीं आई है ये अज्यूम करते हो तो 15%, फिर 15% वॉलंटरी पेमेंट के इसमें पेनल्टी आपको लगेगी. ये समझ में आया क्या आपको? ओके, आपको 15% का ही पेनल्टी लगेगा. डन. चलिए, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, अब ध्यान सुनिएगा. आप पढ़ो पढ़ो, समझने की कोशिश करो. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, समझने की कोशिश करो. और ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा. तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हमारे कोर्स खत्म होने के बाद एक लेक्चर, ओके, उसमें कुछ क्वेश्चन है डिस्कस करूंगा. जॉब वर्क का क्वेश्चन है डिस्कशन करूंगा. डिमांड के कुछ ये क्वेश्चन स्पेशली उसमें डिस्कस करूंगा. आप पढ़ना, लेकिन प्लीज पढ़ना. ये क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस करूंगा. एडवांस रूलिंग के क्वेश्चंस जो छोटे छोटे चैप्टर है वो एक लेक्चर लूंगा, जो ओपन लेक्चर रहेगा. वो सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद ओपन लेक्चर रहेगा जो 3-4 घंटे का रहेगा. जो भी टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नहीं लिया आखिरी के, वो सारे उसमें कवर करूंगा, जिसमें ये भी क्वेश्चंस कवर करूंगा. पर प्लीज पढ़ना ये क्वेश्चन. ओके, प्लीज पढ़ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज पढ़ के रखना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ. अब ये क्वेश्चन सीए फाइनल जुलाई में पूछा गया था. डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट. CGST officer has issued a notice under 74(1) against which appeal was preferred by assessee. नोटिस 74(1) में आई, जिसके अगेंस्ट में अपील प्रीफर हुआ. Appellate authority concluded that notice issued under 74(1) was not sustainable for reason that charges of fraud has not been established. Now officer wishes to determine tax payable by treating the said notice as if it was issued under section 73(1). Is this action of officer is valid? Yes, correct. अगर कोर्ट ने कह दिया कि 74 का नोटिस सस्टेनेबल नहीं है, तो ऑफिसर को 75 ये कहता है कि ऑफिसर को डिफॉल्ट पावर मिल जाता है कि वो एक्शन 73 में ले सकता है, और वो एक्शन सही है. ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू अबव सिचुएशन. व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेएबल अंडर 73(1). ओके, तो वो टाइम पीरियड होगा 2 years and 9 months. यानी जो टैक्स ड्यू है उस फिनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न के डेट से 2 years 9 months में, ओके, अगर नोटिस की डेट आती होगी तो वो हमारे हाथ में आएगा, अदरवाइज वो हमारे हाथ में नहीं आएगा. हाउ अमाउंट पेएबल बाय नोटिस डीमिंग नोटिस हैज बीन इशूड अंडर 73(1) शैल बी रिकॉम्प्यूटेड रीडिटरमाइन बाय प्रॉपर ऑफिसर. ये जो लास्ट वाला सर्क्यूलर मैंने पढ़ाया वो सर्क्यूलर पढ़ना, ओके, जो ये चैप्टर के एंड में लिया है, और इसका आंसर देना एज पर द प्रोविजन ऑफ 73(2) और 73(2) और 73(10). ओके, तो मैं आपको ये कह दूं कि अगर कोई एक टैक्स ड्यू होगा तो जो टैक्स ड्यू का एनुअल रिटर्न का डेट होगा वहां से 2 years 9 month में नोटिस की डेट होगी तो उस पर टैक्स आएगा, नहीं तो टैक्स नहीं आएगा. मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर होगा तो जो फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न की डेट से 2 years 9 month में नोटिस होगी उस पर टैक्स आएगा, नहीं तो टैक्स नहीं आएगा. ओके, उसके बाद में 2, CGST officer issue an adjudication order which did not specify the amount of interest on the tax short paid by registered person. So assessee contend that interest cannot be demanded as the said. Okay, अब देखो 2 क्या कहता है. 2 ये कहता है कि ऑर्डर में इंटरेस्ट लगाना भूल गए तो क्या अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा? नहीं, इंटरेस्ट मैंडेटरी है. ऑर्डर में लगाना भूल गए तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट मैंडेटरी है. नेक्स्ट, CGST officer issue adjudication order which specify the payment of interest 60,000 on tax short paid 3,50,000 by registered person. But show cause notice specify the payment of interest 50,000
ऑन द टैक्स शॉर्ट पेड ऑन, ओके, शो कॉज नोटिस में इंटरेस्ट 50,000 है और ऑर्डर में इंटरेस्ट 60,000 है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्डर अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन शो कॉज नोटिस अमाउंट। अगर शो कॉज नोटिस में इंटरेस्ट 50,000 है तो 50,000 ही लगेगा। ऑर्डर की अमाउंट आपके इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इंटरेस्ट डिटरमाइन इन ऑर्डर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट वैलिड इन द नोटिस। ओके, तो ये था, इजी क्वेश्चन था। यहां पे आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो वो क्या कहते हैं। A show cause notice was issued demanding GST of 1,80,180 for the month of July on 1st October. However, adjudicating authority after personal hearing found that there was a typological error while mentioning the amount of GST, and he confirmed the demand of 10,80,180. Assessee, seek your advice. What would be your advice if assessee comes to you after issue of order? भाई नोटिस जो दी थी, नोटिस में अमाउंट 1,80,180 मांगा गया था और बाद में कहा नहीं है टाइपोलॉजिकल ऑर्डर है। ओके, डिमांड ऑर्डर जो 10,80,000 का है, तो क्या डिमांड ऑर्डर नोटिस के अमाउंट से ज्यादा हो सकती है क्या? सेक्शन 75(5) कहता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिमांडेड in the order cannot exceed the amount specified in the notice. In given case, tax demanded in the order exceeds the tax demanded in show cause notice. Hence, assessee can file against the adjudication order. मतलब assessee के पास ऑप्शन क्या है? assessee इसका यहाँ पे अपील फाइल कर सकता है। Now next, corrigendum revising the amount of this on 15 November is issued. अगर corrigendum दिया होगा तो advice after issue of corrigendum, तो देखो सेक्शन 161 लगता है जो मिसलेनियस चैप्टर में आएगा। अगर नोटिस में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप उसका करगेंडम दे सकते हो। तो वो आपको एनी अथॉरिटी हु हैज इशूड ए नोटिस में रेक्टिफाई द एरर, किसने नोटिस दी होगी तो एरर रेक्टिफाई कर सकता है, विच इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड on his own motion within 6 months from the date of issue of notice, except where rectification is purely in the nature of correction of clerical or arithmetical error arising any एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन। सेक्शन 161 कहता है कि अगर कोई ऐसे एरर हुई और विच इज अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, अर्थमेटिकल एरर, क्लरिकल एरर होगी, एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ होगा, तो वो 6 महीने के अंदर नोटिस उसका करेक्ट होके जा सकता है। इन गिवन केसेस corrigendum has been issued to rectify typological error in the show cause notice which error apparent to face on record. Further, being rectification is clerical, time limit is 6 months. Assessee should reply to show cause notice considering the revised amount of demand. तो इन शॉर्ट ओके, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बेसिकली आपका आंसर तो ये होगा कि ऑर्डर नोटिस से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप ऑर्डर में करेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, नोटिस में करेक्शन कर सकते हैं, उसका कोरिगेंडम आप दे सकते हो, पर कोरिगेंडम ये आपको 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ये चैप्टर के खत्म किए और अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे लगभग एग्जाम के आरटीपी के मॉक टेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करके आना है, ओके। और यस, इस तरह से यहाँ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। डन 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 डन।